Everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very, very easy way. Yes, students, आपको पता ही है कि NCERT 11th and 12th बायोलॉजी के नीट से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। प्लस मैं जिस भी नोट्स से इस चैनल्स में पढ़ाऊंगी वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। प्लस आपको NCERT मार्किंग्स वाले भी PDFs मिल जाते हैं उस टेलीग्राम चैनल पे, एंड यू विल सॉल्व सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड MCQs उस चैनल पे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट चालू करते हैं वन शॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे कवर हो जाएगा तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स का मेजर पार्ट, दैट्स योर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये वाला पार्ट, एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ते वक्त एनसीईआरटी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए एनसीईआरटी की लाइंस मैंने इस नोट्स में इनकॉर्पोरेट की हुई है। प्लस मार्किंग्स भी मैं करके दूंगी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के जो पीडीएफ्स होते हैं उसमें, एंड वो भी तुम्हें डाउनलोड करने मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चालू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। यस, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। So biochemistry is nothing but whenever the word bio, जब भी bio word आ जाता है ना बच्चों, तो bio means life या living, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो भी science which is dealing with chemicals and physicochemical reactions, especially which is found in living organism, जैसे ही word तुम्हारा living आ जाता है इस मतलब bio, तभी bio terminology यूज होता है। ठीक है, केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको तुम बोलते हो बायोमॉलिक्यूल्स। सेल्यूलर पुल का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस, व्हाटएवर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मतलब एक सेल तुम्हें मैं दे रही हूँ और उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ये सबको मिला के तुम बोलते हो सेल्यूलर पूल। एक पूल है जिसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज के एनसीईआरटी कुछ स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता रही है। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट्स बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो पार्ट वो बोल रहा है कि एक केमिकल एनालिसिस या एलिमेंटल एनालिसिस वाली एक चीज बताई है। ठीक है, उसके बाद एक एश एनालिसिस या ड्राई एनालिसिस बताया, तो दोनों अलग करेंगे। बट सबसे पहला पैराग्राफ तुम्हें कुछ चीजें बता रहा है, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो तुम्हें? तो तुम्हें ये बता रहा है कि जब भी हमने दो जगहों पे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने कुछ एलिमेंट्स का रिसर्च किया या कुछ एलिमेंट्स को फाइंड किया, उस हाउ व्हाट ऑर केमिकल्स आर प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब वो फाइंड किया, और जब हमने अर्थ का क्रस्ट देखा, मतलब नॉन लिविंग पार्ट जब देखा, तो हमें पता चला कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी चीजें सेम ही है, बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वो जो लाइन है ना एनसीईआरटी का, वो एग्जैक्ट तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, पर प्रपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें तुम्हें लिविंग में ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो पहला वाला पैराग्राफ ये बता रहा है। ठीक है, तो उसको एक अच्छे फॉर्म में कैसे लाना है देखो। केमिकल एनालिसिस मतलब हम कुछ एनालिसिस, मतलब हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ शोध कर रहे हैं, हम किसी चीज के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। सो केमिकल की जब हमने एनालिसिस परफॉर्म की, वन हैज टू नो वेदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स और नॉट। मतलब सारे लिविंग जितने भी हैं वो सारे के सारे के जो केमिकल्स है वो सेम है कि नहीं। तो फिर हमने क्या किया, डिफरेंट मेजरली क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, ये सारे मेजर कैटेगरीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो जैसे ही हमने देखा कि प्लांट टिश्यू को हमने जब एनालाइज किया, जस्ट हाईलाइटेड, प्लांट टिश्यू को जब हमने एनालाइज किया, एनिमल टिश्यू को जब एनालाइज किया, माइक्रोबियल वेस्ट को जब एनालाइज किया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन। सेम एनालिसिस हमने किस पे किया? अर्थ क्रस्ट पे, मतलब वो क्या है? एक नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है। जैसे ही हमने सेम एनालिसिस उस पे किया तो हमें सेम लिस्ट मिली, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जिनको नहीं पता, जैसे दिस इज अर्थ, जो सेंटर पार्ट है उसको कोर बोलेंगे, जो ये वाला पार्ट है क्रस्ट, उसके बीच में क्या आ जाएगा? मैंटल। जस्ट इंफॉर्मेशन, ये पढ़ा है तुम लोग ने, फिर भी एक आइडिया आ जाएगा। अब जैसे ही क्रस्ट में भी हमने देखा और लिविंग में भी देखा तो सारे एलिमेंट्स है दोनों में, तो फिर क्या फर्क है? पहले तो एक लाइन हमने रिसर्च कर ली भाई, एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद पता चला कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर फर्क क्या है? अब ये हो जाती है तुम्हारी नीट के लिए एज यूजुअल एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नीट के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये बोलता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिलेटिवली abundant in any living organism as compared to Earth's crust, ठीक है। और ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant element in the living system and the non-living system। तो ये तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब देखो, एक चार्ट भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि लिविंग मतलब जो अर्थ क्रस्ट में जो मिला और जो तुम्हें इसमें मिला ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, उसका एक चार्ट दिया है विच इज अ टेबल विच इज गिवन। और ये टेबल में भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखो, हाइड्रोजन अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ क्रस्ट में 0.14% है एंड यहाँ पे 0.5 है, तो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। कार्बन भी 0.03 है अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में 18.5। तो यही तो वो बोल रहा है ना कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिलेटिवली अगर देखे तो बहुत ज्यादा है लिविंग बॉडी में एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन भी है ज्यादा, नाइट्रोजन भी ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, ओके। सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें तुम्हें याद रहे। सिलिकॉन बाई डिफॉल्ट जो सिलिकॉन होगा वो क्या होगा बेटा? अर्थ क्रस्ट में ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये उसमें ज्यादा होने वाला। तो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि ये परसेंटेजेस याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कार्बन एंड हाइड्रोजन, सी बेटा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी तुम्हारे ह्यूमन बॉडी में क्या है? ज्यादा है, बट ठीक है। बट ये जो लाइन है ना वो अच्छे से याद रखना कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर वैसे का वैसा लाइन पूछा तो वैसे का वैसा ही तुम्हें मार्क करना है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिलेटिवली abundant in any living organism as compared to Earth's crust, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने, अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं बट एक बोल सकती हूँ कि एक एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करना है कि कितना क्या प्रेजेंट है, कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स है, कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ कि मैं सिर्फ लिविंग टिश्यू को लेते हैं क्योंकि हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। बायो मतलब लिविंग, तो सिर्फ लिविंग टिश्यू को अगर मैं लेती हूँ तो इस लिविंग टिश्यू में मैं केमिकल्स को कैसे फाइंड आउट करूंगी? ठीक है, कि एक सपोज एक प्लांट टिश्यू ले लो, एक लिवर का पार्ट ले लो, कुछ भी, बट मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या केमिकल्स है, ठीक है। अगर मुझे जानना है इसके अंदर क्या केमिकल्स है तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगी। भाई जान लो एक्सपेरिमेंट करके। तो एक्सपेरिमेंट क्या दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस। यू टेक अ लिविंग टिश्यू, you take any living tissue, it can be a vegetable or a piece of liver, you grind it in trichloroacetic acid, ठीक है, using a mortar and a pestle। ऐसे mortar pestle यूज करके you crush it, थिक स्लरी मिल जाएगा, एकदम पेस्ट जैसा ऐसे थिक थिक मिल जाएगा। फिर उसको ऐसे छान लो, जो ऊपर ऊपर रह जाएगा उसको बोलेंगे रिटेंटेट, ऊपर ऊपर जो रह जाएगा उसको बोलेंगे रिटेंटेट, और जो नीचे नीचे आएगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। रिटेंटेट ऊपर ऊपर रह रहा है मतलब वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर है, और जो एसिड में डिसॉल्व हो चुके हैं, जो सोल्यूबल हो चुके हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? फिल्ट्रेट, ठीक है। अच्छा चलो मान लिया कि हमें मिल गया, रिटेंटेट मिल गया, और छन्नी में जैसे चाय गालते हैं वैसे हमने सब गाल लिया, सब हो गया। अभी हमें एनालाइज करने हैं कंपाउंड्स। तो अच्छा ठीक है भाई, रिटेंटेट फिल्ट्रेट तुम्हें सब मिल चुका है, तो अब क्या? तो अब करो एनालिसिस कि रिटेंटेट में क्या है और फिल्ट्रेट में क्या है। अब एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि जो फिल्ट्रेट था दैट्स योर एसिड सोल्यूबल, ये जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन था उसमें सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट्स के कंपाउंड्स थे,
ठीक है, जो 18 से 1800 डाल्टन्स का मॉलिक्यूलर वेट लगते हैं, एंड एनसीईआरटी क्लियर कट ये चीज मेंशन कर रहा है, लेस देन 1000 डाल्टन्स और 18 to 800 डाल्टन्स। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी दूसरे फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो ऊपर रह गया उसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट है, विच इज, ये याद रखना बेटा, मोर देन 10,000 डाल्टन्स, ये 1000 से मिस्टेक मत कर देना, मोर देन 10,000 डाल्टन्स है ये। जो बड़े वाले उसको बोलेंगे मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बिग, और जो छोटे वाले मॉलिक्यूल से उसको बोलेंगे माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। All the carbon compounds that we get from the living tissue, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, that is again what we call it as biomolecules. So ये जो सारी छोटी छोटी लाइन है ना, छोटी छोटी लाइन के एक एक बीच के वर्ड्स याद रखना, यहीं से नीट के एमसीक्यूज आते हैं ये चैप्टर से। ठीक है, ठीक है, फाइन, ओके। तो अब क्या, इसको अगर मैं समराइज करूं तो क्या होगा, हमने क्या लिया, एक पीस ऑफ लिवर लिया, उसको क्रश किया मोटर पेस्टल से, किसके साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, फिर हमने उसको छान लिया, ऊपर जो मिल गया उसको क्या बोलेंगे हम, रिटेंटेट, जो एसिड में सोल्यूबल नहीं था, और फिर हमने क्या लिया, फिल्ट्रेट, जो नीचे नीचे आ गया उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, जो एसिड में सोल्यूबल था। ठीक है, अब जो रिटेंटेट में मिला वो बड़े मॉलिक्यूल्स थे, उसको बोल दिया मैक्रो, और जो फिल्ट्रेट में था वो छोटे मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने उसको क्या बोल दिया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सुनो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो थे उसको क्या क्या थे, शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, वाटर, मिनरल्स, ये सब। बड़े मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। बट एक बहुत ही जबरदस्त वाला एमसीक्यू क्या आता है नीट में, वो बहुत जबरदस्त वाला एमसीक्यू है कि भाई लिपिड्स का तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो 800 डाल्टन से कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो 800 डाल्टन से कम है, फिर क्यों वो रिटेंटेट में आ रहा है, उसको तो फिल्ट्रेट में जाना चाहिए था। तो अब एनसीईआरटी क्लियर कट इसका रीजन भी तुम्हें बता रही है, एनसीईआरटी बोल रही है कि भाई ये जो लिपिड्स है, ओके, जब तुम उसको क्रश करते हो, यहां पे आ जाना अच्छे से, मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम लिपिड्स को ग्राइंड करते हो, व्हेन वी ग्राइंड, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, और वो छोटे 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 वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो वाटर इनसोल्यूबल है, क्योंकि वो वाटर इनसोल्यूबल हो जाता है ना, इसके लिए वो रिटेंटेट में है, समझा? ओके, इसके लिए इट इज रिटेंटेड एंड स्टिल इट इज कंसिडर्ड अंडर मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज लिपिड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल। इसके लिए उसका वेट कम होने के बावजूद वो सोल्यूबल नहीं हो रहा था, इसके लिए वो इनसोल्यूबल फ्रैगमेंट की वजह से वो ऊपर रह गया इन द रिटेंटेड। समझ में आया? ओके, ना दिस वाज द चार्ट। अब कुछ कंपोनेंट्स हमने देखे लिविंग टिश्यू में, तो वाटर इज 70 to 90%, proteins is 10 to 15% of total cellular mass, carbohydrates is 3%, lipids 2%, nucleic acid 5 to 7, ions 1%। तो ये सारे हमने कंटेंट देखे, कंपोनेंट्स देखे, और परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एनालिसिस मैंने तुम्हें बोला था कि ऐश का एनालिसिस, ऐश मतलब हमने उसकी राख बना दी, ड्राई कर दिया, ऐश एनालिसिस किया। ये क्यों किया हमने, मेजरली हमें क्या जानना था कि इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या है। ऑर्गेनिक कंटेंट तो हमें अच्छे से पता चल गया, अब इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में वापस से हमने लिविंग टिश्यू लिया, पहले हमने वेट वेट लिया, मीन्स अलोंग विथ वाटर, उसका वेट कितना है, फिर वाटर को इवेपोरेट कर दिया, तो फिर हमने ड्राई वेट लिया, अब उसको कंप्लीट बर्न किया, कंप्लीट बर्न करने के बाद CO2 वाटर रिमूव हो गया और बच गया हमारे पास ऐश, दैट्स द राख बच गई हमारे पास। अब इस राख को हमने जब एनालाइज किया तो हमें ये जानने को मिला कि इट हैज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, और तुम्हारा जो इसके पहले वाला जो एनालिसिस था जो हमने किया था ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ, उसमें भी इनको इनऑर्गेनिक कंटेंट मिला था, तो अब उनको कुछ पता चल रहा है, जब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था तब हमने एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में, मतलब जो छन्नी से जो नीचे आ गया था, फिल्ट्रेट आ गया था, उसमें भी तो हमने सल्फेट और फॉस्फेट देखे थे यार। यस, सो ऐसे हमने फाइंड आउट किया था, समझा? सो ये सारे के सारे क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं। तो कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स लाइक
Yes, sodium chloride, calcium chloride, phosphate, and sulfate. Very, very important again. यम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स. ठीक है. ओके. तो क्या हुआ, 3 चार्ट्स करने हैं अब तक, जैसे कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू का जो डिफरेंस है परसेंटेज का, कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स ज्यादा है, कौन से एलिमेंट्स कम है, ये. फिर उसके बाद हमने एक चार्ट किया जहां पे हमने कुछ कंपोनेंट्स किए सेल्यूलर मास के, उसके बाद इनऑर्गेनिक कंटेंट के. तो ये जो बेटा 2 एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये इतने क्लैरिटी के साथ तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे. तो मैं सिर्फ तुम्हें एक बार ग्रॉस बता देती हूँ कि कैसे करना है. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर मार्किंग्स वाला पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा. जो तुम्हारा जो फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हें बताता है एक चीज, दैट इज योर closer examination reveals that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth's crust. ठीक है. दूसरा है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन. ये हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन वाला जो पार्ट है, उसमें कैसे किया है, ये जो पार्ट है यहां से लेके ये पूरा नीचे तक, वो मैंने चार्ट फॉर्म में बता दिया है तुम्हें. उसके बाद तुम्हें इसको स्टडी करना है यहां तक, ये बायोमोलिक्यूल्स वाला जो पार्ट है वहां तक. ठीक है. सेम. उसके बाद बेटा सीधा ना, वो वहां पे छोड़ के ना सीधा यहाँ पे आना, ये बहुत जरूरी है. 9.3 बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है बेटा, उसका जो यहाँ से फर्स्ट लाइन से लेके ये पूरा, मतलब यहाँ तक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग. और यहीं पे ये तुम्हारा 9.4 वाला जो चार्ट है, जो कंपोनेंट वाला चार्ट है, इधर जो लिपिड वाला जो रीजन है वो भी यहाँ पे तुम्हें दिया गया है, lipids का जो reason. So they are not strictly macromolecules. This becomes not strictly macromolecules. This becomes your MCQ question. Understood? Okay? Okay? उसके बाद वापस से जंप कर लो जहां से हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, तो अच्छे से. तो ये हमने क्या किया, पहला वाला जो एनालिसिस किया ना, उसको कंप्लीटली पढ़ दिया, पूरा जो चार्ट था. उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा यहां से ये जो पार्ट है, दैट इज योर एश एनालिसिस यहाँ पे. ठीक है. सो फिर वो तुम लास्ट तक पढ़ सकते हो. इधर से चालू हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स. ओके. अमाइनो एसिड्स होने के बाद यहां से चालू होगा लिपिड्स. लिपिड्स होने के बाद चालू होता है न्यूक्लिक एसिड्स. ओके. सो ऑल योर न्यूक्लिक एसिड्स विल स्टार्ट. अब इसको ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, कैसे करेंगे, पहले अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स के साथ साथ ही प्रोटीन्स, और उसके साथ साथ ही क्या होगा बेटा, यस, तुम्हारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर. ठीक है. फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो उसी टाइम मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स सब पढ़ लेंगे. ठीक है. फिर लिपिड्स पे आएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स पे आएंगे, तो 1 by 1 मैक्रोमोलिक्यूल हम पढ़ेंगे. एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बहुत अच्छे से. ठीक है. तो ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ना है. नाउ सी, from biological point of view, we classify constituents present in living organism as amino acids, nucleotide bases, fatty acids, that ways, sugars. Okay. Now see, सबसे पहले आ जाता है अमाइनो एसिड. ना ये चीज पे जाने से पहले बेटा मैं एक चीज तुम लोगों को बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि क्या हुआ है. देखो, बायोमोलिक्यूल्स जो थे, इस बायोमोलिक्यूल्स को हमने 2 तरीके से पढ़ा. ठीक है. एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके. जनरली ये क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलीमर. और ये पॉलीमर कैसे बनते हैं, उसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मोनोमर. ठीक है. अब ट्रेन तो सबने देखी. मान लो कि एक ट्रेन बना रहे हैं हम, तो ट्रेन के डब्बे ऐसे बीच में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं. तो लाइक दिस ये सारे कोचेस है उसके. ओके. अब जब ये जो पूरी की पूरी ट्रेन है ना, इसको हम बोलेंगे पॉलीमर. और ये पॉलीमर जनरली कैसे, किससे बनता है, मोनोमर से. तो ये एक मोनोमर, उसके बाजू में जुड़ा है दूसरा मोनोमर, फिर तीसरा मोनोमर, फिर एक और मोनोमर, फिर एक और मोनोमर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये होती है मोनोमर्स के बीच की बॉन्ड्स. समझा. तो अगर सपोज, अगर हमारा जो मोनोमर है
वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, तो उससे जो पॉलीमर बनता है वो होता है तुम्हारा प्रोटीन, ठीक है। और मतलब ये सपोज एक अमाइनो एसिड्स, ये दूसरा अमाइनो एसिड्स, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये और एक अमाइनो एसिड, जब ये बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, मतलब मिनिमम तुम्हें 50 अमाइनो एसिड्स तो लगते हैं फॉर प्रोटीन, ठीक है। फिर ये एक और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये जब जुड़ जाते हैं तो ये एक बड़ा सा पॉलीमर बना देते हैं, एंड इस पॉलीमर को हम फिर नाम देते हैं प्रोटीन, ठीक है। और जब प्रोटीन होता है तो इस बॉन्ड का नाम हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि मोनोमर है मोनोसैकराइड्स, तो फिर एक मोनोसैकराइड्स, एक और मोनोसैकराइड, एक और मोनोसैकराइड, बहुत ज्यादा मतलब 20 से ज्यादा या 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स जब बहुत बड़े बड़े चेन्स बन जाते हैं तो उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर पॉलीसैकराइड, बट पॉलीसैकराइड विच इज गोइंग बियॉन्ड 10 और बियॉन्ड 20 मोनोसैकराइड यूनिट्स, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पॉलीमर। और जब कार्बोहाइड्रेट्स बनता है तो उस बीच की जो बॉन्ड होती है उसको तुम बोलते हो ग्लाइकोसाइड, समझा। तो हम पढ़ाई कैसे करने वाले, वैसे हम न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी करेंगे। सो तुम्हें अभी ये समझना जरूरी है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं ना, वो जनरली मोनोमर्स बना रहे हैं, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉलीमर बन गया। तो अगर हम अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे बेटा, तो उसके साथ साथ हमें प्रोटीन को पढ़ना है। और जब दो अमाइनो एसिड जुड़ रहे तो कौन सा बॉन्ड बना रहे, पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसके साथ ही हमें पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम चालू करते हैं अमाइनो एसिड से, प्योरली अभी नोट्स से जाएंगे इस बार, क्योंकि एकदम एक लिंक में एक चीज खत्म होनी चाहिए, और फिर एनसीईआरटी की मार्किंग्स मैं तुम्हें पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो उसमें आपको मार्किंग्स भी मिल जाएंगे। एक सैंपल मैंने दिखा दिया कि पढ़ाई कैसे करनी है, उसी हिसाब से एनसीईआरटी की मार्किंग्स रहेगी। सारा एनसीईआरटी नोट्स में कवर्ड है, ओके। सीन, तो लेट्स स्टार्ट विद अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे ओके, अमाइनो एसिड्स, ये नामकरण किससे हुआ है, आजकल हो रहा है ना, हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से बच्चे का नाम कर दो बस। तो अमाइनो एसिड्स, तो भाई एक अमाइनो है ग्रुप आ गया, एक एसिड का ग्रुप आ गया, और दोनों ने मिल के ये बनाया अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा, और ये दोनों मिला के, ये जो ग्रुप्स दोनों भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसके लिए उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स, यहां से नाम आया। तो एक हो गया तुम्हारा अमीनो ग्रुप, इट विल हैव वन, जनरली वन अमीनो ग्रुप, एंड यू विल हैव वन carboxylic acid group or acid group, which is nothing but the carboxylic acid group, generally attached to the alpha carbon or carbon next to the carboxylic group. Alpha carbon will also have, इसके अलावा मतलब NH2 और COH के अलावा, it will have an alkyl group and hydrogen. अब बेटा इसको ना सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स बोलते हैं, ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, बहुत अच्छा है। क्यों बोलते हैं उसको, अगर मैं मीथेन को ड्रॉ करती हूं, तो एक, व्हाट इज मीथेन, CH4, so H H H H। हमने क्या किया, ये जो चारों इसके जो H है, ठीक है, चार मतलब स्पेशली तीन, एक H रहेगा, बाकी के तीन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एक H को हटा दो, यहाँ पे डाल दो R, ठीक है। एक और H को हटा दो, यहाँ पे डाल दो COOH। एक और H को हटा दो और यहाँ पे डाल दो NH2, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, अमीनो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, एसिड वाला ग्रुप। और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, समझा। तो इधर क्या हो रहा है, हम लोग मीथेन के जो भी चारों वैलेंसीज है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ये नाम है, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा नीट क्वेश्चन हो जाता है। Okay, they're also called as substituted methanes, where the four substitute groups occupy the four valency positions. Okay, now see, अगर सपोज अभी वापस से मैं इधर बाजू में ड्रॉ करते जाऊंगी, क्या था हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, C
H एक एसिडिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप। जब ये R की जगह अल्काइल ग्रुप की जगह यू हैव H, तब उस अमाइनो एसिड का नाम हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। ये पूरा एनसीईआरटी है, सो अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तब हम उस अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। ओके, यही R जब मिथाइल ग्रुप में आ जाता है CH3, तब हम उसको बोलते हैं एलेनिन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नीट एमसीक्यू, ये आएगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है नीट में, एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे दिया है, ठीक है। सेम चीज, जब वो ही R रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि वापस दिखाती हूँ मैं तुम्हें, H COOH NH2 और यहाँ पे क्या था? R। तो अब ये R किससे सब्सटीट्यूट हो गया? इसको हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर वी कॉलिंग दिस एज? हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी इज योर OH ना बेटा, तो एक्चुअली ये अल्कोहल साइड चेन का भी एक एग्जाम्पल हो जाता है अमाइनो एसिड का। सो तब उस अमाइनो एसिड को हम क्या बोलेंगे बेटा? सीरीन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन नीट एमसीक्यू आ जाता है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो जब R ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल से सब्सटीट्यूट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीन। ओके, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब तो अमाइनो एसिड्स एक समझ गया कि CH4 की जो सारी वैलेंसीज है उसको हम सब्स्टिट्यूट मीथेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चारों H अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है। अब अमाइनो एसिड की जो एक बहुत ही ज्यादा पेक्यूलर क्वालिटी है, वो क्या क्वालिटी है कि वो उसकी जो आयनाइजेबल प्रॉपर्टी देखो, मतलब मान लो कि इस अमीनो एसिड को हमने एक अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल दिया या अल्कलाइन पीएच में डाल दिया, तो वो एक वीक एसिड की तरह काम करेगा। और अगर हमने उसको एसिडिक पीएच में डाल दिया तो वो एक वीक बेस की तरह काम करेगा। तो डिफरेंट पीएच में स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। तो हमने ऐसे ही, जस्ट फॉर द एग्जांपल, शांति से सुनना इसको, हमने ट्राई किया एक सॉल्यूशन और वो जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक पीएच था। एसिडिक पीएच में जब हमने डाला तो उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया, एंड फिर उसको कौन सा चार्ज लग गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। कहाँ है? इधर है, NH3+। सो इट बिकेम अ कैटायन। चलो ठीक है, एक्सेप्टेड के सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। चलो अब अल्कलाइन पीएच में दिखाओ। तो अल्कलाइन पीएच में जब हमने डाला तो उसने एक प्रोटॉन डोनर की तरह काम किया, ठीक है, प्रोटॉन डोनर की तरह काम किया, और वो एक बन गया नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, सेकेंड, COO-, ठीक है। सो बन गया एक नेगेटिव आयन, यहाँ पे H उसने दे दिया, प्रोटॉन डोनर की तरह काम किया, ठीक है। बट इनसाइड द सेल वो एक जीरो चार्ज के साथ रहता है। मतलब कैसे? देखो, ज्विटर आयन फॉर्म में रहता है, एम्फोटेरिक भी बोलते हैं उसको। तो ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है inside the cell in the form of Zwitter ion. What is a Zwitter ion? Zwitter ion will have both a positive charge and a negative charge. Okay, so this is the form in which it is present. Now see, what is a Zwitter ion? Formerly it was called as a dipolar ion, and this nature of amino acid you call it as an amphoteric nature. Okay, which one with one positive and one negative charge, तो इनका जो नेट चार्ज हो जाता है बेटा वो हो जाता है 0। तो इस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। यस, तो मैं इतने सारे अमाइनो एसिड्स पता है, कितने, ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स पता है। बट मैंने जो तुम्हें बताया था कि वो जो पॉलीमर है, जो ट्रेन बनानी है हमें किसकी, प्रोटीन वाला जो पॉलीमर है, उसमें जो अमाइनो एसिड हिस्सा लेते हैं वो कितने हैं बेटा? यस, अराउंड 20 है जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो नाउ सी, वो 20 अमाइनो एसिड्स को भी हमने क्या किया? उस 20 अमाइनो एसिड्स को भी हमने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई कैसे किया है? क्लासिफाई बेस्ड ऑन आवर बायोलॉजिकल नीड, क्लासिफाई बेस्ड ऑन उनका फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो बायोलॉजिकल नीड के हिसाब से जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो हम दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक है असेंशियल, दूसरा है नॉन असेंशियल। तो बेटा असेंशियल की बाय डेफिनेशन अगर तुम जाओगे तो वो बोलेंगे नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच इज रिक्वायर्ड एंड इन डाइट, बट हम लोग उसको सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ते हैं, असेंशियल इन डाइट, ऐसा याद रखना। मतलब ये अमाइनो एसिड्स हमें डाइट में लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ये जरूरी है। असेंशियल भी जरूरी है, नॉन असेंशियल भी जरूरी है।
बट एक हमारी बॉडी बना लेती है तो वो नॉन एसेंशियल इन डाइट हो जाता है, क्योंकि बॉडी उसको सिंथेसाइज कर रही है। और एक है जो बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, इसके लिए वो डाइट में क्या हो जाते हैं, असेंशियल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? सो इट इज नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, इसके लिए वो खाने में खाना जरूरी है। उसके एग्जाम्पल्स तुम्हारे आ जाएंगे सारे, पहले ल्यूसिन ल्यूसिन वाले। सो यू कैन डू ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन टुगेदर। Then you can remember the big names like tryptophan, phenylalanine, methionine, threonine, arginine, histidine, okay, and valine. So बाद में सारे ये आ जाएंगे. So you will have to remember, मतलब एक बार essential याद हो गया तो नॉन essential, फिर जो essential में नहीं है वो नॉन essential में आ जाएंगे. ठीक है. अब एक और क्लासिफिकेशन उसका किस पे बेस्ड है कि उसकी साइड चेन क्या है. तो जैसे हमने ग्लाइसिन में देखा, व्हाट वाज ग्लाइसिन, चलो एक बार याद कर लेते हैं. क्या था ग्लाइसिन? सी एच, फिर ये आर की जगह भी एच था, NH2 और COOH, ये ग्लाइसिन था हमारा. अब इसमें क्या है बेटा, एक ही अमाइनो ग्रुप है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. तो ऐसे क्योंकि इनका मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक. ठीक है. तो ये न्यूट्रल या सिंपल में आ जाता है. कौन से न्यूट्रल या सिंपल में आ जाता है? ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलिन. एसिडिक वाले जो है उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा. इसके एग्जांपल बड़े इजी है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड. ठीक है. ग्लूटामेट, एस्पार्टेट करके भी आता है. बेसिक अमाइनो एसिड ऑब्वियसली बेसिक है, अल्कलाइन, मतलब कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा होना चाहिए? अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा होना चाहिए. इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे अर्जिनिन, लाइसिन. सल्फर कंटेनिंग, ये बहुत ज्यादा अगेन नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें आ जाता है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन. सिस्टीन याद रख लेना. अल्कोहलिक, आई टोल्ड यू हाइड्रोक्सी मिथाइल की साइड चेन थी, तो सीरीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एंड थ्रियोनिन. ओके, सीरीन एंड थ्रियोनिन. ये जो एरोमेटिक वाला है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो, सो प्लीज रीड इट प्रॉपर्ली. जिनका एरोमेटिक साइड चेन होगा, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन. हेट्रोसाइक्लिक में आ जाएगा हिस्टिडीन एंड प्रोलिन. ओके, सो जो भी साइड चेन है. अभी कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी है बेटा जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते, जो फ्रीली काम करते हैं. एक है ऑर्निथिन, एक अमाइनो एसिड. दूसरा है तुम्हारा गाबा, जो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है. ओके, सो ये हो गए तुम्हारे नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स. तो ये बात हो गई अमाइनो एसिड्स की. तो हमने क्या किया, सपोज ये एक अमीनो एसिड के बारे में बात करी. अब अगर प्रोटीन बनाना है तो एक और अमाइनो एसिड चाहिए, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स चाहिए इनफैक्ट. ठीक है. तो जब दूसरा आएगा, तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, और एक आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवेंथ आएगा. ये जब अमाइनो एसिड्स आते जाएंगे तो इसको तो एक दूसरे से बॉन्ड करना पड़ेगा ना बेटा. तो इस बॉन्ड को मैंने क्या बोला था, कौन सा बॉन्ड है ये? यस, वेरी गुड. इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. कोई भी बॉन्ड हो, चाहे पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसाइडिक हो, एस्टर बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड जो भी हम पढ़ेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसमें से निकल जाता है, तो वो एक बॉन्ड बना लेता है. कैसे? देखो, अब ये जो दो अमाइनो एसिड्स है, ये एनसीईआरटी में तुम्हारा ओल्ड टेक्स्ट बुक जो है उसमें दिया है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ठीक है. न्यू में नहीं है, बट स्टिल ये करना है. तो ये देखो, अमाइनो एसिड जो है ये दो कंडेंस हो जाएंगे टू फॉर्म दिस. तो एक अमाइनो ग्रुप है, एक अमाइनो एसिड है यहाँ पे, ये तुम्हारा COOH. तो देखो यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है? अमाइनो. ये ग्रुप कौन सा है? एसिडिक ग्रुप, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिक ग्रुप से तुमने क्या लिया यहाँ पे? यू कैन सी OH. अमाइनो ग्रुप से H, तो तुमने क्या बाहर निकाल दिया? एक वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिट मार दिया, और जो बीच में जो बॉन्ड बन गई वो बन गई CONH की, जिसको तुमने बोल दिया पेप्टाइड बॉन्ड. अब बेटा जब एक अमीनो एसिड, अभी एक अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर एक और अमाइनो एसिड आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, फिर एक और अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा. अब एक और इसके ये COH के बाजू में मैं एक और अमाइनो एसिड डाल दूं तो वो भी NH के साथ वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा. तो अगर तुम बड़ी सी ऐसे ट्रेन बनाओगे, बड़ा सा ऐसे चेन बनाओगे, तो हमेशा तुम्हारा जो लेफ्ट साइड हो गया, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, उसका एन टर्मिनल फ्री रहेगा. एन टर्मिनल मतलब अमाइनो ग्रुप फ्री रहेगा, अमाइनो ग्रुप फ्री रहेगा. ओके, आगे बॉन्ड करने के लिए. और C टर्मिनल जो राइट साइड में होगा, एक C टर्मिनल होगा, वो
कुछ नहीं, बट वो किसका है? कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, तो सी टर्मिनल किसका है? कार्बोक्सिलिक का। तो ये सी टर्मिनल तुम्हारा फ्री रहेगा। सो हमेशा फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो फ्री टर्मिनल होगा दैट वुड बी एन टर्मिनल, लास्ट वाला कौन सा रहेगा? सी टर्मिनल। तो तुम चेन बनाते जाओ और एक जोड़ते जाओ और एक जोड़ते जाओ और एक जोड़ते जाओ, फिर भी लास्ट में एक सी टर्मिनल और आगे एक एन टर्मिनल हमेशा रहेगा। तो अगर दो अमाइनो एसिड जुड़ रहे तो तुम बोलोगे डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ रहे तो ट्राइपेप्टाइड, वैसे बहुत सारे जुड़ रहे तो पॉलीपेप्टाइड। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब 50 अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो तुम उसको बोल देते हो प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन देखा कैसे अच्छे से जा रहा है सीक्वेंस में, अमाइनो एसिड के बॉन्ड किए, अब बॉन्ड करते करते उसने प्रोटीन बना दिया। तो भाई प्रोटीन क्या है? तो अब वापस से रिवाइज करेंगे, बोलोगे मैम बार बार करना पड़ेगा बेटा। मोनोमर 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 मोनोमर, ये मिलके बनाता है पॉलीमर। ठीक है, अगर ये पॉलीमर सेम मोनोमर से बना हुआ है, मतलब वही मोनोमर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं होमोपॉलीमर। और अगर ये सपोज डिफरेंट मोनोमर से बना हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेटेरो पॉलीमर। ठीक है, so we'll call it as a heteropolymer. So you have a monomer 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 monomer। अगर ये मोनोमर एक ही मोनोमर रिपीट 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 होके चेन बना रहा है तो होमोपॉलीमर, अगर नहीं हो रहा है तो हेट्रोपॉलीमर। हमारा प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। ये एनसीईआरटी बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लार्ज साइज है, इट इज गोइंग टू बी लार्ज साइज हेट्रोपॉलीमर। Polypeptide is often interchangeably used with protein. That's okay. It must be 50 amino acids in order to qualify for the term. A single line linear polymer of amino acid, you call it as polypeptides. It can have one polypeptide. Okay. So you have a myoglobin is one of the example. दो अलग अलग, एक बड़ी सी चेन, एक ही चेन बनते जा रही है, दैट इज वन पॉलीपेप्टाइड। टू मतलब दो अलग अलग चेन्स है, उसको तुम जोड़ रहे हो, दैट इज टू पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन। ये तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में भी है, राइट? नाउ फोर पॉलीपेप्टाइड्स हम सबको पता है, हमारा फेवरेट हीमोग्लोबिन। दो अल्फा चेन्स है, दो बीटा चेन्स है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन वो हमेशा स्पेसिफिक रहेगा, मतलब S1 कोच S1 की जगह ही लगेगा। पहला मोनोमर पहला ही रहेगा, सेकंड दूसरा ही रहेगा, तीसरा ही रहेगा, चौथा ही रहेगा, पांचवा ही रहेगा। अगर तुम बोलोगे मैम थोड़ा सा फोर्थ तो फिफ्थ की पोजीशन में चला गया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, वो जहां पे उसकी सीट है उसको वहीं पे रहना है, वो सीट अपनी चेंज नहीं कर सकता। या फिर उसको अगर मन किया कि चलो रिप्लेस कर देते तो रिप्लेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही तुमने अमाइनो एसिड को रिप्लेस किया या चेंज किया वैसे ही उस प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो इट कैन कॉज सम डिजीज ऑल्सो, इट कैन नॉट डू इट्स फंक्शन, बराबर से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो अपने आप को। या अगर वो किसी एंजाइम बनाने वाला है तो एंजाइम ठीक से नहीं बनेगा तो उसके फंक्शन ठीक से नहीं होंगे। सो हर एक की सीक्वेंस जो रहेगी ऑफ अमाइनो एसिड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कम्स हियर, मोस्ट फेवरेट एमसीक्यू। Yes, it's the most favorite MCQ. Collagen is the most abundant protein of the animal world, and ribosco, which is ribulose, yes, biphosphate carboxylase oxygenase. This is not only the most abundant protein in plants, मतलब most abundant in plants है वो, but उससे भी ज़्यादा it is also the most abundant in the whole biosphere. Okay, so ये तुम्हें कुछ भी करके बाय हार्ट करना ही करना है। There is no option. Collagen in animal, ribosco in plants, और होल बायोस्फीयर में भी कौन आ जाएगा? ribosco. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स है जिसके फंक्शंस मेंशन है, जैसे कि कोलेजन का जो फंक्शन है, यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी द ग्राउंड सब्सटेंस, द मैट्रिक्स टू बी फॉर्म। ट्रिप्सिन, व्हिच यू नो इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। इंसुलिन इज आल्सो व्हाट? अ हार्मोन। एंटीबॉडी, जो भी तुम एंटीबॉडीज पढ़ रहे हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट दी एजेंट्स, बॉडी के तुम्हारे सोल्जर्स है, उसको तुम इम्यूनोग्लोबुलेंस भी इसके लिए बोल रहे हो कि वो प्रोटीन का पार्ट है, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स है। ग्लूट का मीनिंग होता है बेटा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, उससे वर्ड आया है ग्लूट,
सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, GLUT4 एक ट्रांसपोर्टर है जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स में अपटेक करने के लिए, ब्लड से सेल्स में अपटेक करने के लिए यू हैव दिस ट्रांसपोर्टर। ऐसे GLUT 1 2 3 4 रहता है, बट तुम्हें अभी सिर्फ ये पढ़ना है GLUT4, ये भी MCQ आ चुका है GLUT4 के ऊपर, ठीक है। सो अभी वापस से एक शॉर्ट ये करते हैं। व्हाट वी डिड वाज, 2 एक्सपेरिमेंट किए हमने। एक एक्सपेरिमेंट में हमने ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, एक हमने छोटा सा एनालिसिस किया कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू में सेम है। तो ये 3-4 चार्ट्स हमने किए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक मॉलिक्यूल से, प्रोटीन से। प्रोटीन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल से बन रहा है? अमाइनो एसिड से। तो हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ना चालू किया, फिर उसके बॉन्ड पढ़े, फिर बॉन्ड बनाने के बाद प्रोटीन क्या होता है वो पढ़ा, ठीक है, कि प्रोटीन कैसे बनता है, फिर अलग अलग प्रोटीन्स, उसके अलग अलग फंक्शंस, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया बेटा? यस, उसके बाद हमने सारा मतलब कितने अमाइनो एसिड्स लगेंगे, डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, वो सब क्या है, वो सब हमने समझा कि चलो प्रोटीन ऐसा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मतलब ये जो प्रोटीन है ये अरेंज कैसे होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट होते हैं, हेलिकल फॉर्म में होते हैं, शीट के फॉर्म में होते हैं, ग्लोब के फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स है इनके स्ट्रक्चर्स क्या है? सो स्ट्रक्चर बायोलॉजिकली हम जनरली डिफाइन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वैसे। तो एनसीईआरटी में दिया है कि भाई स्ट्रक्चर चीज क्या है, ओके। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सो पहले अमाइनो एसिड्स, फिर बॉन्ड्स, फिर प्रोटीन्स, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ऑलरेडी पता है कि दे आर हेट्रोपॉलिमर्स, ओके। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल गिव यू अ 2 डायमेंशनल व्यू, फिजिसिस्ट बता देगा एक 3 डायमेंशनल व्यू, बट बायोलॉजिस्ट बताएगा 4 स्टेजेस में, बोलेगा भाई एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है। तो अब हम प्रोटीन को भी इसी 4 कैटेगरीज में डिस्क्राइब करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। एक बात मेरी ध्यान रखना बच्चों कि ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है उसका एक छोटा सा डायग्राम दिया है। कहाँ पे दिया है? टेक्स्ट बुक में। वो डायग्राम को इग्नोर मत करना, क्योंकि अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, ये सारे टर्म सिर्फ उस डायग्राम में यूज किए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। प्राइमरी मतलब बेसिक, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अब यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन जो है उसको जरा समझ लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है, ये जरूरी है तुम्हारे लिए। सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में उन्होंने एक चीज बताई है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो बोल रहे हैं कि द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है, मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called as primary. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर of amino acid is nothing but a linear, sorry, not of amino acid, protein, nothing but a primary structure, वापस लिख दो एक सेकंड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज लीनियर और स्ट्रेट, मतलब जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे तुम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बता सकते हो, मतलब सीधा ऐसा लाइन से स्ट्रक्चर रहेगा तो ही तुम बता सकते हो ना कि पहला अमाइनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। यही स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे कर दूं तो कैसे बताओगे फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है? ऐसे 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 कर दूं, कैसे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में ही तुम बता पाओगे कि सीक्वेंस क्या है। तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे तुम बता सकते हो कि विच इज द फर्स्ट, विच इज द सेकेंड, एंड सो ऑन, ऐसे स्ट्रक्चर को तुम बोलोगे प्राइमरी, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे नोट्स में, इधर सिंप्लीफाइड करके दिया है मैंने। प्राइमरी इज नथिंग बट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ओके, जहां पे तुम सीक्वेंस बता सकते हो। So in short, it is going to be the linear sequence of amino acid. Okay, every polypeptide change, I told you that it is going to have a unique amino acids. And ये amino acids कहाँ से पता चलते हैं? Obviously, you know central dogma.
जीन्स में होते हैं, हमें पता होता है कि इस अमाइनो एसिड के बाद ये वाला अमाइनो एसिड आएगा तो ये वाला प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अगर एक भी तुमने चेंज कर दिया तो कंप्लीटली उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द हायर लेवल्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी अगर ये स्ट्रेट है तो मैंने क्या होता है, लेफ्ट हैंड protein primary is represented by first amino acid while the right end is represented by the last amino acid। तो लेफ्ट क्या था बेटा तुम्हारा, फर्स्ट अमाइनो एसिड था एन टर्मिनल, और लास्ट अमाइनो एसिड क्या था, सी टर्मिनल। अब ये चीज समझ आ गई, ओके। So this is your first amino acid A1, you have one more amino acid A2, then you have A3, अगर तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी वापस चाहिए तो A4, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन है, सपोज A4 लास्ट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, NH2 देन C देन HR देन यहाँ पे COOH, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 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 जाएगा, एंड फिर लास्ट में भी इधर क्या रहेगा, सपोज NH, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ओके। यहाँ पे एक्चुअली हमारा आ जाएगा COOH। इसको इधर ले लेते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा CO और यहाँ पे H, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। अब एट दी एंड यहाँ पे COOH है, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है। तो राइट साइड में यहाँ पे C टर्मिनल है, इसको बोलेंगे C टर्मिनल और इसको बोलेंगे N टर्मिनल, समझा। फर्स्ट अमाइनो एसिड में N फ्री है, लास्ट अमाइनो एसिड में C फ्री है। ऑलरेडी मैंने पहले भी समझा दिया, जस्ट एक ब्रश अप, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो बेटा यही जब लीनियर स्ट्रक्चर आपस में ऐसे हेलिक्स की तरह फोल्ड करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं, या फिर तुमने उसको हेलिक्स की तरह फोल्ड कर दिया, ठीक है, या फिर तुमने उसको ऐसे शीट्स की तरह रख दिया। सो सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड, उसके बाजू में दूसरा, उसके बाजू में तीसरा, ऐसा पॉलीपेप्टाइड के चेन्स है और ऐसे शीट्स की तरह है वो, तो उसको बोलेंगे शीट वाला स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सिर्फ टर्न्स है, सिर्फ स्पाइरल्स है, तो उसको बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर। दोनों ही सेकेंडरी के फॉर्म्स है, दोनों ही सेकेंडरी के फॉर्म्स है। देखो देखते हैं, जब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग के फॉर्म में आ जाता है, स्पेशल प्रॉपर फोल्डिंग हो रही है, प्रॉपरली अरेंज रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो नाउ यू विल हैव एन अल्फा हेलिक्स एंड यू हैव अ शीट टाइप स्ट्रक्चर व्हिच यू आल्सो कॉल्ड इट एज बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या करते हो, राइट हैंडेड मैनर में वो स्पाइरल हो रहा है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इट्स गोइंग टू गेट स्पाइरल इन राइट हैंडेड, ऐसे ऐसे। सी तुम ट्विस्टिंग लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ये कौन सी साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, सपोज मैं इसको ऐसे स्टेबल, ऐसे 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 फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, मान लो, ठीक है, या फिर ऐसे 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 तुम्हारा हेलिक्स फोल्ड हो रहा है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी कोई भी चीज को, अगर सपोज इफ आई हैव दिस, लाइक आई हैव अ वायर, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, अब मैं इसको छोड़ दूं तो ये लूज हो रहा है ना बेटा, इट्स गेटिंग लूज, है ना। तो ये इसको इस पोजीशन पे या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमें इसको होल्ड करके रखना है, तो हम यहाँ पे अंदर एक बॉन्ड्स बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये आपस में अंदर ऐसे बॉन्ड्स बना लेंगे। सो ये इस बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से वो अपने आप को स्टेबल कर देंगे, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल। अब मान लो कि सपोज ये देखो, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हेलिक्स को स्टेबलाइज कैसे करेंगे, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि ऑलरेडी वो पेप्टाइड बॉन्ड में अपना HO गया है, तो अब क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं of one amino acid residue and NH hydrogen of the next fourth amino acid residues towards the C terminal। तो हम पहला ऑक्सीजन लेंगे, फिर 1 2 3 4th अमाइनो एसिड का क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, NH टर्मिनल। सो CO NH बॉन्ड हो रहा है, कैसे, पहला, फिर नेक्स्ट फोर्थ, फिर वापस नेक्स्ट फोर्थ, फिर वापस नेक्स्ट फोर्थ। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। दूसरे भी बॉन्ड होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं स्ट्रक्चर्स को, जिसको तुम बोलते हो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। नाउ सी अल्फा हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर फाउंड इन सेवरल प्रोटीन्स, एग्जांपल्स है, जस्ट गो थ्रू इट, याद रहा तो ठीक है, बट केराटिन तुम्हारा मायोसिन ट्रोपोमायोसिन याद रह जाए तो इट इज गुड फॉर यू। एपिडर्मिस एंड फाइब्रिन, फाइब्रिन कहाँ पे था, इफ यू रिमेंबर फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है ब्लड क्लॉट में। दूसरा स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज
ये तुम्हारा अल्फा हेलिक्स था। अब यही अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे 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 फोल्ड हो रहा है, तो ये एक शीट की तरह बन रहा है। और इसके बीच में भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑलरेडी अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ही, आपस में तो ये हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रक्चर्स ही है, ठीक है। या फिर ये खुद हेलिक्स ऐसे शीट बना ले, ठीक है। या फिर हम दो अलग अलग, मान लो दो अलग अलग ऐसे प्रोटीन्स हैं और ये आपस में ऐसे बॉन्ड कर रहे हैं थ्रू द हाइड्रोजन। सो दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और ये आपस में बॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो इसको भी हम बीटा प्लेटेड शीट बोलेंगे। तो एक शीट की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। सो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, मेजरली इट इज टू और मोर, प्लीज रिमेंबर दिस। इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगेन फॉर स्टेबिलिटी, उसको क्या बोलोगे तुम, बीटा प्लेटेड शीट। अब ये शीट में ऐसा भी हो सकता है, सपोज ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये एन है, ये सी है, ये एन है, ये सी है, तो ये सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, इसको तुम क्या बोलोगे, पैरेलल। सेम अगर शीट में सपोज एक तरफ एन है, दूसरी तरफ सी है, सी है, एन है, एन है, सी है, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में सपोज रन कर रही है, देन यू कॉल इट एज लाइक दिस, एन टू सी, सी इज योर लास्ट, सो ओके। तो ये तुम्हारा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में सपोज ये जा रही है, देन यू कॉल इट एज एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम्हारा आ जाएगा फाइब्रोइन। ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा, बट if you want to remember you can remember, this is important, beta carotene it is one which is running in the parallel direction। अब ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट ये करना क्यों जरूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी में बेटा ये डायग्राम है। तो अब इस डायग्राम को समझते हैं। प्राइमरी मतलब ये तुम्हारा स्ट्रेट वाला, सेकेंडरी में दो फॉर्म्स है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, ठीक है। अब यही वाला स्ट्रक्चर जब ऐसा राउंड 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 बना देगा, कैन यू सी, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज बीटा प्लेटेड, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स भी स्ट्रक्चर है। सो यू हैव दिस अल्फा हेलिक्स, दिस बीटा प्लेटेड, मेकिंग इट मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, और ऐसा गोला बना रहा है वो। एंड दैट जो ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर है जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। सुन लो, क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और स्टेबिलिटी की तरफ जाना मतलब वो इतना इजीली टूटने वाला नहीं है। और इसके लिए मोस्ट ऑफ योर प्रोटीन्स जो भी तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है वो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, तो या फिर वो टर्शरी रहेंगे या फिर वो क्वाटरनरी रहेंगे, ठीक है। तो टर्शरी इज व्हाट, जब यही शीट्स या यही वाला स्ट्रक्चर जब राउंड राउंड बन रहा है तो टर्शरी। और अगर एक टर्शरी, दूसरा टर्शरी, तीसरा टर्शरी और एक टर्शरी आ गया तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी। समझ लो एक चीज, प्राइमरी सेकेंडरी में यू विल हैव alpha helix and you will have these sheets। उसके बाद tertiary is that round round thing, and उसके बाद what is there, yes you will have this quaternary structure जहाँ पे चार ऐसे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो तुम्हें हीमोग्लोबिन में दिखेगा। और तुम्हारे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो टर्शरी के फॉर्म में रहेंगे। तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो बेटा, एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ योर एंजाइम्स क्वाटरनरी में आ जाएगा तुम्हारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में भी मार्क कर सकते हो। टर्शरी में यस वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डायमेंशनल तुम्हें मिल रहा है व्यू, रिप्रेजेंट द स्पेशियल रिलेशनशिप, ओके। तुम पढ़ सकते हो इसको डिटेल्स भी प्रॉपर, क्योंकि मैंने जो समझाया है यही चीज मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिख दी है, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 3 dimensional form, so that is there, majority of the proteins and enzymes are tertiary structures, so represent a spatial relationship of different secondary structures to one another within a polypeptide chain, okay। now see सेम थिंग यहाँ पे मैंने वापस से वो डायग्राम लाए, सो दैट बार बार तुम उसको रिवाइज कर सको। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, डोंट इग्नोर दिस डायग्राम, ओके। नाउ सी, what is a quaternary structure? A quaternary structure, I told you, is nothing but multimeric proteins. Each polypeptide develops its own tertiary structure and functions as a subunit. So you have 4 tertiary structures coming. Example is hemoglobin, 2 alpha and 2 beta chains. Again, the same diagram I have given. Why do you require these bonds? So bonds are required to form tertiary structure. So bonds required to form tertiary structure can be easily broken by high energy radiation, high temperature, drastic pH change. मतलब
तुम सोचो कि ये जो बॉन्ड्स है, जब तुम उसको हाई, यू विल रिक्वायर हाई एनर्जी रेडिएशन, नॉट द लो। अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता तो तुम तुरंत उसको ब्रेक कर सकते थे। तो इजीली कब ब्रेक होने वाला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन या हाई टेम्परेचर करोगे तो बेटा ये बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाएंगे। और ये जब भी प्रोटीन के तुम बॉन्ड्स ब्रेक करके उसको एक अलग स्ट्रक्चर देते हो, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को तुम बोलते हो डीनेचरेशन। ये मोस्टली प्रोटीन्स के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। सो तुम क्या करते हो डीनेचरेशन में, तुम डीनेचर कर रहे हो, उस नेचर को चेंज कर रहे हो। कौन सा नेचर, वो टर्शरी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी वॉट एवर, बट प्राइमरी सेकेंडरी बहुत इजीली हो जाता है। जब हाई टेम्परेचर करोगे या हाई एनर्जी रेडिएशन दोगे तो एक ड्रास्टिक जो चेंज आएगा, ओके, दैट यू कॉल इट एज व्हाट, a degradation of state, that you call it as what, denaturation. So you're going to change the nature, okay. So that's very important terminology. You have different types of proteins, like you have globular protein, which is rounded. It can be in tertiary form or in quaternary form, okay. So when you see a globular protein, so इसमें क्या हो रहा है कि नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो इनसाइड हो रहा है। सो दिस इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या है बेटा, वाटर हेटिंग। और जो आउटसाइड पार्ट है पोलर, दैट इज कमिंग, मतलब ये गोले जो राउंड है, अंदर अंदर सारा हाइड्रोफोबिक है, बाहर बाहर सारा वाटर सोल्यूबल वाला पार्ट है, दैट्स हाइड्रोफिलिक। फिलिक मीन्स वाटर लविंग, ठीक है। फाइब्रस मतलब थ्रेड की तरह रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी थ्रेड, राइट, विद द नेम, जैसे नाम है वैसे ही, ठीक है। And they are mostly water insoluble. They are mostly water insoluble, and they are held by hydrogen bonds. And I told you that sometimes there are disulfide bonds also. Disulfide bonds usually ऐसे दिखेंगे like this. Okay, so these are your disulfide bonds. Water soluble globular, क्योंकि बाहर water soluble part है, तो most of the time it is water soluble. It is sensitive to small changes. This remains a little more stable. That's it. Albumin, एंजाइम्स, हॉर्मोन, सीरम ग्लोब्यूलिन्स, ये सारे ग्लोबुलर हो जाएंगे। केराटिन, मायोसिन, इलास्टिन, ये सारे तुम्हारे फाइब्रस हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे से ना ये ऐसा लगता है, बट ये क्वेश्चंस आते हैं इस पे से, एमसीक्यूज। अगर प्रोटीन सपोज एंजाइम का काम कर रहे हैं तो उस प्रोटीन्स को तुम बोलोगे एंजाइमेटिक। अगर वही प्रोटीन्स तुम्हारे बॉडी के कोई स्ट्रक्चर बनाने में काम कर रहा है, जैसे हेयर्स हो गया, नेल्स हो गया, तो उसको बोलोगे स्ट्रक्चरल। और अगर वो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तो उसको बोलेंगे स्टोरेज का प्रोटीन, ठीक है। मतलब जैसा उसका काम, उस हिसाब से उसको तुमने क्लासिफाई किया। सो बेस्ड ऑन द फंक्शन, एज एंजाइमेटिक, देन स्ट्रक्चरल, एंड देन स्टोरेज, ठीक है। एंजाइम में तो जो तुम्हें पता है वही एंजाइम्स याद रख लेना। हेयर एंड नेल्स में जो बनते हैं, ओके, इट कैन बी ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, एंड मोस्टली स्टोरेज में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स याद रख लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। बट ये पता होना चाहिए। अगर वो सिंपल है, सिर्फ अमाइनो एसिड से बना है, तो उसको तुम बोलोगे सिंपल प्रोटीन, सिर्फ अमाइनो एसिड से ही बनेगा। हम जो टर्म्स यूज करते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स, व्हाट इज म्यूकोप्रोटीन्स? म्यूकोप्रोटीन्स इज कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स इज व्हाट? कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स। तो जब वो किसी के साथ जुड़ के है, मतलब प्रोटीन भी है और एक दूसरा ग्रुप है, तो उसको तुम बोलोगे कॉन्जुगेटेड। और प्रोटीन से कोई प्रोडक्ट तुम डिराइव कर रहे हो, जैसे कि फाइब्रिन, तो उसको तुम बोलोगे डिराइव प्रोटीन्स, ओके। सो जैसे टर्मिनोलॉजी से बेटा वैसा ही काम है। मेन तुम्हें म्यूकोप्रोटीन्स पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो टर्म्स यूज होते हैं। लिपो क्या होगा, तो लिपिड के साथ जो रहेगा, फॉस्फो तो फॉस्फेट के साथ जो रहेगा, हीमोसाइनिन में क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, जो हीम ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो कॉपर एंड हीम, तो ये तुम्हें कहाँ सुना है तुमने, हीमोसाइनिन, ब्लड का एक पिगमेंट सुना है, ठीक है, ओके। दैट्स इट। सो दैट इज हाउ यू शुड रिमेंबर इट। क्वालिटी के हिसाब से अगर सपोज सारे प्रोटीन्स है फूड में, तो उसको बोलोगे कंप्लीट प्रोटीन। अ कंप्लीट प्रोटीन मतलब सारे अमाइनो एसिड उसमें प्रेजेंट है। कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मिल्क, एग, मीट, सोया। एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन का जो सोर्स है, इनकम्प्लीट प्रोटीन का जो सोर्स है, ओके, दैट इज मोस्ट ऑफ योर प्लांट प्रोटीन। इनकम्प्लीट का मीनिंग सिर्फ इतना रहता है बेटा कि उसमें सारे अमाइनो एसिड्स नहीं रहते,
समझा? दैट्स इट। ये सेम चार्ट बेटा मैंने वापस से रिपीटेटिवली कर रही हूँ बिकॉज उसको इनकॉर्पोरेट किया है ताकि तुम जब नोट्स पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो ये नोट्स थोड़े से डिटेल में भी है और एनसीईआरटी को प्रॉपर कवर कर रहे हैं, प्लस तुम्हारे सारे बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना कर लिया ना तो भी बहुत है, मतलब बहुत अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाएगा ये चैप्टर। तो जो इस चैप्टर को लेके जो फियर है वो निकल जाएगा। ओके, सो स्टेप वाइज एक टाइम पे सपोज प्रोटीन्स किया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स करो, फिर लिपिड्स करो, फिर फैट्स करो, वैसे। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो है लिपिड्स। तो अब समझ आया प्रोटीन्स का पूरा स्केच कैसे किया। अमाइनो एसिड्स पढ़े, फिर अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के क्या बना रहे प्रोटीन्स, तो जुड़ने का जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। फिर प्रोटीन्स की डिटेल्स ली, फिर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर इस प्रोटीन्स को हमने अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन कोई नहीं पूछने वाला है, बट वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो तुम्हें याद अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लिपिड्स की। ठीक है, तो लिपिड्स एक और not strictly macromolecule as described by NCERT because less than 1000 daltons है, but still it is considered as macromolecules क्योंकि वो तुम्हें written टेट में मिला हुआ है, very important ingredient of our body. So that's your lipids. Lipids सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये है कि it is going to be water insoluble, but dissolved in a number of non-polar organic solvents like ether, benzene, chloroform, acetone, everything. तो ये याद रख लेना। ओके, ये एक मैंने जैसे बोला ना कि तुम जैसे उसको डिस्पर्स कर रहे हो तो कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स, जैसे पानी में तुम लिपिड्स डाल के देखो तो छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, उसको तुम बोलते हो, उस प्रॉपर्टी को तुम बोलते हो इमल्शन। अगेन कार्बन हाइड्रोजन से बना है, समटाइम्स इट मे कंटेन स्मॉल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन बट मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. Basic component of all the lipids is what? Fatty acids. So you should know what is fatty acids. Fatty acids can be a simple fatty acids, carboxylic group attached to R group. So this is how a fatty acid looks like. First of all acid, so COOH, उसको तुमने क्या कर दिया, अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया. So this is your fatty acid. ठीक है, अब ये fatty acids R can be methyl, can be ethyl और can be anything. R तुम चेंज कर सकते हो, सेम लाइक अमाइनो एसिड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है. पैल्मेटिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड्स है जहां पे 16 कार्बन का है वो, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, मींस जो एसिड वाला जो कार्बन है उसको भी तुमने इंक्लूड कर दिया है. यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं आएंगे, बस लाइन में 16 कार्बन लग गए हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डबल बॉन्ड्स. ओके, तो उसका फॉर्मूला तुम्हारा ऐसा रहेगा. देखो अगर तुम काउंट करोगे तो 1, फिर ये 14 है कार्बन और फिर ये एक और 1 है, सो 14, 15 एंड 16. सो तुमने ये कार्बोक्सिलिक को भी इंक्लूड कर दिया. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि वो जो एसिड वाला है, सो यू हैव दिस RCOOH, राइट. सो ऐसे लिख देती हूँ मैं, COOH. तो इस R ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज व्हाट, सम, यस, CH3, CH214. सो एंड में एक CH3 रहेगा. सो दिस R ग्रुप इज हाउ मेनी, 15 कार्बन इधर है और 16th वाला जो कार्बन है वो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है. अरिकडिनोइक, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेटा, ये एक फैटी एसिड ऐसा है जहां पे 20 कार्बन से, अगेन इंक्लूडिंग द कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बट यहाँ पे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड्स है. अगर वो लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो देयर विल बी डबल बॉन्ड्स इन बिटवीन. सो व्हाट इज डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड रहेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड्स रहेंगे, मतलब अगर तुम फैटी एसिड्स की चेन बनाओगे, मतलब लिपिड्स बनना है तो एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड और एक फैटी एसिड और एक फैटी एसिड और एक फैटी एसिड. अगर लाइन बन रही है और बिल्कुल भी डबल बॉन्ड्स नहीं है तो वो हो गया सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड्स है तो वो हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. फैट्स एंड घी सैचुरेटेड में आएंगे. ऑयल, जनरली ऑयल इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो आई एम गिविंग यू दिस. ऑल कार्बन्स आर फुल्ली सैचुरेटेड, सारे वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फुल है, फुल है, फुल है, स्ट्रेट चेन्स है. इट कैन हैव डबल बॉन्ड्स, बेंड्स हो सकता है. दिस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. नाउ दिस बिकम्स योर नीट एमसीक्यू क्वेश्चन. एंड दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज गोइंग टू हैव हाई मेल्टिंग. ये मोस्टली एनिमल फैट्स में रहता है सैचुरेटेड, ये मोस्टली प्लांट फैट्स में रहता है.
Okay, increase the blood cholesterol, decrease the blood cholesterol. Essential fatty acids are absent, essential fatty acids are present. Essential fatty acids भी बेटा सेम ही होते हैं जो essential proteins या essential amino acids तुमने पढ़े थे. Essential मतलब क्या? Which is required in diet, which is not produced by the body. And non-essential का meaning क्या है? Which is not required in diet but synthesized in the body. ठीक है? जैसे ही तुम अनसैचुरेटेड फैट्स में हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो वो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड कर लेगा और तुरंत के तुरंत वो सारे सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे और सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही तुम उसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हो. इज इट क्लियर? ओके. ओके, सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को जब तुम हाइड्रोजन ऐड करोगे या हाइड्रोजनेशन करोगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड्स निकल के सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे. ठीक है, सीना. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स सेम. अगर वो बेसिक एक स्ट्रक्चर है देन यू कॉल इट एज सिंपल लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स दो टाइप के होंगे, एक होंगे ट्रू या न्यूट्रल जहाँ पे सिर्फ फ्लैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्रेजेंट होंगे. ओके, एंड जो वैक्सेस होंगे दैट वुड बी फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल विच इज अदर देन ग्लिसरॉल. ओके, सो व्हाट इज दिस? सो जनरली तुम्हारे जो लिपिड्स होते हैं बेटा वो कैसे बने होते हैं? यू हैव फैटी एसिड्स. तो फैटी एसिड्स तो हमने पढ़ा. व्हाट इज फैटी एसिड्स? तुम्हारा RCOOH वाला जो ग्रुप है उसके साथ तुम ग्लिसरॉल को ऐड कर देते हो. ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है ये जनरली रहेगा. फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल मिलके तुम्हारे लिपिड्स बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. अब ये ग्लिसरॉल की जगह पे अगर फैटी एसिड किसी और अल्कोहल से कंबाइन करता है तो तुम उसको बोलते हो वैक्सेस. अब ये कैसे कंबाइन हो रहा है वो हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं. या फिर अगर और ग्लिसरॉल अगर तुम्हारा फैटी एसिड से कंबाइन हो रहा है देन यू कॉल इट एज ट्रू और न्यूट्रल फैट्स. सेम लाइक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स था वैसे कॉन्जुगेटेड तुम्हारे लिपिड्स होंगे. Okay, like phospholipids would be phosphate plus lipid, so you have a non-lipid component plus a lipid component. Glycolipids with carbohydrates and lipids, and lipoproteins is lipids and proteins. Okay, derived from lipids में एक होंगे sterols जो lipid derived from lipids, same like derived proteins, and you have terpenes. So we'll let us study everything one by one. True या neutral lipids I told you is formed by esterification of fatty acids and glycerol. ग्लिसरॉल को एक और नाम दिया गया, ये एनसीईआरटी एमसीक्यू है कि तुम्हारा ग्लिसरॉल इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, अब ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला है वो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो. देखो, दैट इज गोइंग टू बी, कैन यू सी दिस, CH2OH CHOH CH2OH. तो 3 कार्बन है. ओके, 3 कार्बन का ये अल्कोहल है. सो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, उसके साथ कैन यू सी दिस RCOOH1. तो ये तुम्हारा हो गया फैटी एसिड 1, एक और फैटी एसिड 2, एक और फैटी एसिड 3. ठीक है, तो फैटी मैंने क्या बोला था, कोई भी जब भी बॉन्ड बन रही है तो वाटर मॉलिक्यूल को तुम एलिमिनेट करो. इधर वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट हो रहा है? इस बार तुम COOH से क्या ले रहे हो? H ले रहे हो. लेट अस सी दिस, यू आर टेकिंग दिस H और CH2H मतलब जो अल्कोहल का जो ग्रुप है ग्लिसरॉल वहां से तुम OH ले रहे हो. ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन रही है तुम्हारी एस्टर बॉन्ड. कैन यू सी दिस एस्टर बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड कैसे दिखती है बेटा? ऐसे, लाइक दिस. करेक्ट. सो ये एस्टर बॉन्ड बन रही है, ऑक्सीजन विच इज शेयर्ड. ओके, सो ये जो एस्टर बॉन्ड है वो सब जगह बन रही है यहाँ पे. कैन यू सी दिस? इधर भी बन रही है, इधर भी बन रही है, सब जगह बन रही है क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स है. तो इस लिपिड को तुम बोलते हो ट्राइग्लिसराइड. ओके, एंड फिर एक वाटर मॉलिक्यूल तुम एलिमिनेट करोगे एक फैटी एसिड्स के साथ, फिर दूसरे फैटी एसिड्स का दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरे फैटी एसिड्स का तीसरा वाटर मॉलिक्यूल. सो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो. इसके लिए तुमने इसको क्या बोला? ट्राई. ओके, सो इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी एमसीक्यू है. ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, so it is a trihydric alcohol और ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी बोलोगे because of 3 कार्बन. ओके, नाउ सी, सपोज फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल की जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल्स की जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स है. सो यू हैव अ ग्लिसरॉल, तुम्हारे पास एक ग्लिसरॉल है, उससे अब अटैच्ड फैटी एसिड 1 है
फैटी एसिड 2 है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को तुम बोलोगे डाइग्लिसराइड। और सपोज ये फैटी एसिड लाइक ग्लिसरॉल के साथ सिर्फ एक ही फैटी एसिड है, ओनली वन, देन यू कॉल इट एज मोनोग्लिसराइड। So a glycerol or an alcohol with 3 fatty acids, triglycerides 2 fatty acids, di 3 fatty acids, mono, ठीक है। तो एक ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट कैसा रहेगा बेटा? ग्लिसरॉल के साथ मॉलिक्यूल्स अटैच है फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल की जगह अगर कोई और अल्कोहल रहेगा और उसको फैटी एसिड्स अटैच होंगे तो उसको तुम क्या नाम दोगे बेटा? Waxes. So fatty acid plus alcohol which is other than glycerol, that you call it as what? Waxes. Waxes के example earwax, cerumen, ये तुम्हारा नीट का बेस है। Then you have wool wax, ये याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है तुम्हारा earwax. D-wax कौन सिक्रीट करता है? वैक्स ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट वैक्स जो क्यूटिकल, उसका जो सरफेस होता है बेटा, क्यूटिकल मतलब सरफेस, ओके, जो ऊपरी वाला जो लेयर होता है दैट्स कॉल्ड एज क्यूटिकल। सो प्लांट वैक्स, ओके, जो अपर पार्ट पे, अपर तुम्हारा जो पार्ट है लीव्स का, उस पे जब भी तुम्हें अपर सरफेस पे जो दिखता है दैट इज कॉल्ड। देन यू ऑल्सो हैव पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। वैक्सेस यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इन पॉलिशेस, ये भी एक वैक्सेस है। फैटी एसिड्स को भी तुम क्लासिफाई करते हो, आई टोल्ड यू, एज essential and non-essential. Essential in diet, non-essential. Essential in diet means it is not produced by the body. Non-essential in diet means it is synthesized by the body. सेम चीज बेटा अप्लाई होती है, ठीक है। तो एक बार एक चीज अच्छे से समझ गई ना बायोमोलिक्यूल्स में, तो यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Essential में ओलिक एसिड है which is having one double bond, then you have linoleic acid, alpha linoleic acid, and this is important, arachidonic acid with 4 double bonds, ये mentioned है तुम्हारी बुक्स में। Conjugated lipid, I told you if it is phospholipid you will have a phosphate plus lipid, example is lecithin, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। एक और जगह पे तुमने इसके बारे में सुना है, lecithin breathing and exchange of gases में, alveoli में। You have a sphingolipid which is having your lipids plus amino alcohol groups, that is sphingosine, okay। In myelin sheath you will see this, that is, where is the myelin sheath? कहाँ पे? वो एक्सॉन को जो फैट वाला जो माइलिन, यस, माइलिन लेयर जो कवर करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ओके। सो बेसिकली माइलिन शीट बेटा फैट से बना है, बट तुम्हें ये चीज जो प्रोटीन वाला पार्ट है वहां पे तुम्हें क्या दिखेगा? स्फिंगोलिपिड। सो ये फैट से बना है, ठीक है, बट तुम्हें उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप भी दिखता है। तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि माइलिन शीट इज व्हाट? फैट। सो दिस इज, देयर इज अ लिपिड बट देयर इज अ अमाइनो अल्कोहल ग्रुप अटैच विद इट, ओके। नाउ सी ग्लाइकोलिपिड्स बेटा, ये भी तुम्हें व्हाइट मैटर में दिखेगा, इन माइलिन शीट में दिखेगा। इसको कॉमनली सेरिब्रोसाइड्स भी बोलते हैं। ग्लाइको वर्ड इज ऑलवेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड यू हैव अ लिपिड, इट्स वेरी मच प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। लिपोप्रोटीन्स, अगेन अ लिपिड ग्रुप अटैच्ड विद अ प्रोटीन ग्रुप, यू विल सी इट इन ब्लड, मिल्क, एग yolk and egg. So this is just the things which you should know. Conjugated मतलब क्या? एक पार्ट खुद मेन हीरो, एक साइड हीरो, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड्स में स्टेरॉल्स आ जाएगा और टर्पिन्स आ जाएगा। टर्पिन सुना होगा बेटा? Yes, it will have its natural rubber polyterpenes, vitamin A रहेंगे, carotenoids are terpenes, ठीक है। यूकेलिप्टस, it will give a very specific order, terpenes, जो यूकेलिप्टस सब्सटेंस में एक ऑर्डर रहती है। कैम्फर, एक टिपिकल स्मेल होती है टर्पेन्स की। ऑयल, मेंथॉल, इन सबको जो एक टिपिकल स्मेल जो ऐड करता है, दीज आर टर्पेन्स, ओके। टिपिकल स्मेल से ज्यादा एक टिपिकल ऑर्डर, ओके। ना स्टेरॉल्स जो है, स्टेरॉल्स में प्लांट ओरिजिन के स्टेरॉल्स है तो फाइटो बोलेंगे, अगर फंगाई से है तो अर्गोट, अर्गोट वर्ड इज ऑलवेज फॉर फंगाई। अगर जू वर्ड किसके लिए होगा? यस, एनिमल्स। बाइल एसिड्स भी एक स्टेरॉल्स है, स्टेरॉल्स के फॉर्म में है, दैट्स योर कॉलिक एसिड एंड डीऑक्सीकॉलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइल एसिड्स, कोलिक एंड एंटीकोलिक, कोलिक एंड डीऑक्सीकोलिक। कोलिक एंड डीऑक्सीकोलिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। तुम्हारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी स्टेरॉल्स के फॉर्म में है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना, यस, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे जो भी हैं वो सारे कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। एंड विटामिन डी इज ऑल्सो कन्वर्टेड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल,
ठीक है। सो फिर से एक बार, स्टेरॉल्स एंड टर्पाइंस आर डिराइव लिपिड्स। डिराइव लिपिड्स मतलब जो तुम लिपिड्स से डिराइव करते हो। अगर वो प्लांट ओरिजिन से डिराइव किया है तो फाइटोस्टेरॉल्स, अगर फंगाई से है तो अर्गोस्टेरॉल्स, जूस्टेरॉल्स। बाइल एसिड्स से जो तुम डिराइव करो दैट्स योर कॉलिक एसिड एंड डीऑक्सीकॉलिक एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, एवरीथिंग। ओके, टर्पाइंस वेरी टिपिकल ओडर देता है एंड इट्स यू कैन सी इट इन विटामिन ए, कैरोटिनॉइड्स, नेचुरल रबर के अंदर कौन से रहेंगे, पॉलीटर्पिन। सो जस्ट रिमेंबर, अदरवाइज सिर्फ स्टेरॉइड्स एंड टर्पिन्स आर डिराइव लिपिड्स, इतना भी ध्यान में आ गया ना, मोर देन इनफ। ठीक है, लिपिड्स कहाँ कहाँ दिखेंगे तुम्हें, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, माइलिन शीट में लिपिड्स है, ये तुम्हारा नर्वस का एमसीक्यू हो जाता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, फिर तुम्हें किसमें दिखेगा, यस यू विल सी इट इन सेल मेम्ब्रेन एज फॉस्फोलिपिड, सेरुमिन, स्किन, प्लांट की कोटिंग, ऑयल के सीड्स जो रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल में ये एस्ट्राडाइल इज द अगेन हार्मोन, फीमेल हार्मोन, देन यू हैव टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज मेल हार्मोन, all the things. Okay, then you have an ecdysone is also beta hormone which you have studied in the chapter of anatomy of the animals, correct? तो उसमें कॉकरोच के इसमें जब डेवलपमेंट होता है तब ये हार्मोन आता है। कैरोटीन which is there in orange fruits वगैरह, that is also lipid, rubber tree, everywhere you will find lipids. Maximum MCQs would be from steroid hormones, it would be from cerumen, it would be from myelin sheath. myelin sheath तो पूछा जा चुका है, तो वो अच्छे से उसको ध्यान में रखना। ठीक है, yes, so next polymer is what, the next polymer is carbohydrates. okay, so carbohydrates के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये भी एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर कौन रहेगा बेटा, मोनोसैक्राइड्स उसके मोनोमर्स रहेंगे। सो मोनोसैक्राइड्स इज गोइंग टू बी द मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सब्सटेंस है जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 2:1, हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1 उसके रेशियो में। मोनोसैक्राइड्स इसके मोनोमर यूनिट्स है, तो दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैक्राइड मोनोमर्स। उसको तुम और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। ठीक है, तो ये उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे। मतलब मान लो कि C2 है तो H क्या रहेगा, 2 इंटू, यस, सो तुम्हारा रहेगा सपोज C2 है तो H क्या रहेगा बेटा, यस, 2 इंटू 2 4 एंड फिर O वापस क्या रहेगा बेटा 2। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ सी, अगर मोनोसैक्राइड्स है तो C जो है ये N कहाँ तक जा सकते हैं, तो N कैन बी इक्वल टू 3, n can be equal to 4, n can be equal to 5, n can be equal to 6, n can be equal to 7 also. तो ये generally 3 to 7 के range में रहेगा। Depending on that you can have a 5 types ना बेटा, 3, 1, 2, 3, 4 and 5 types. okay, तो अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है एक मोनोसैक्राइड यूनिट में तो तुम उसको ट्रायोस बोलोगे। वो ट्रायोस का एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। अगर 4 कार्बन है तो तुम उसको एरिथ्रोस बोलोगे, 5 कार्बन है तो तुम उसको क्या बोलोगे बेटा, राइबोस। पेंटोस शुगर बोलोगे, पेंटोस शुगर यू आर स्टडिंग अगेन एंड अगेन इन न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्सोस शुगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोस। एंड तुम्हारे 7 कार्बन यूनिट में आ जाता है सीडोहेप्टुलोस। जैसे तुम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोसिस या कीटोसिस होते हैं। अल्डोसिस का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही सपोज एक मोनोसैक्राइड यूनिट है, दूसरा मोनोसैक्राइड, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे मोनोसैक्राइड लग रहे हैं, और यहाँ पे जो मोनोसैक्राइड्स लग रहे हैं और एक टर्मिनल, एक अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, देन यू कॉल इट एज अ अल्डोसिस। और अगर यहाँ पे इंटरनल कीटोन ग्रुप्स है तो तुम बोलोगे कीटोसिस। मतलब जो मोनोसैक्राइड्स होंगे ना बेटा, ये या फिर एक अल्डोस शुगर होगा या फिर एक कीटोस शुगर होगा। अल्डोस शुगर से बना है, एंड में तुम्हारे पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है तो तुम उसको क्या बोलोगे, अल्डोसिस। कीटोसिस मतलब इंटरनली कीटोन ग्रुप्स होने चाहिए, तो दैट यू कॉल इट एज कीटोसिस। जहाँ पे फ्रक्टोस शुगर इज अ कीटोस शुगर, जो तुम्हारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। और जो तुम्हें पता है राइबोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोस, ये जो तुम्हारे शुगर्स है ये अल्डिहाइड शुगर्स हैं। तो जहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है टर्मिनल, जनरली फर्स्ट कार्बन पे रहेगा। सो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है अगर फर्स्ट कार्बन पे तो वो अल्डोस शुगर हो गया। और अगर इंटरनली जनरली सेकेंड कार्बन एटम पे तुम्हें कीटो ग्रुप दिखेगा। सो अल्डिहाइड ग्रुप तुम्हारा कैसा दिखेगा बेटा, CHO, करेक्ट। और ये कीटो ग्रुप ऐसे C डबल बॉन्ड O टाइप दिखेगा। सो इसको तुम बोलोगे कीटोन ग्रुप। दूसरा एक टर्म तुम्हें पता होना चाहिए, एक होता है पायरानोस एंड एक होता है फ्यूरानोस रिंग। ये एमसीक्यू में आ चुका है। सपोज अगर एक रिंग स्ट्रक्चर है
तो ये बेटा रिंग जो है वो क्या है, ये अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, सपोज लेट अस, मतलब उसके ऊपर मैं एक ये कर रही हूँ। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस वे, ये एक लाइन, ये एक और लाइन, फिर ये एक और लाइन, फिर ये एक और लाइन, फिर एक और लाइन। सो 1 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। इसके लिए ये क्या बोला बेटा, हेक्सागोन स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन स्ट्रक्चर में, ठीक है, रिंग के अंदर कौन कौन होने चाहिए, तो 5 कार्बन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन। तो अगर तुम अच्छे से देखो तो कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन, फिफ्थ से ऐसे ब्रांच है, तो वो रिंग के अंदर नहीं है, और 1 ऑक्सीजन है, तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये रिंग क्या हो जाएगा बेटा, पायरानोज रिंग हो जाएगा। दूसरा है फ्यूरानोज रिंग। स्ट्रक्चर पेंटागन रहेगा, पेंटागन मतलब 5 साइड रहेंगे। अगेन सेम थिंग बेटा, 5 साइड। कैन यू सी दिस, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे 5 साइड रहेंगे। बट ये 5 की जो रिंग है, उस रिंग में पांचों के 5 कार्बन नहीं रहेंगे, 4 क्या रहेगा बेटा, सेम 4 कार्बन रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेगा। चलो 4 कार्बन देख लेते हैं तुम्हारे, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला फोर्थ से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो शुगर है ये एक्चुअली 5 कार्बन की शुगर है, क्योंकि फिफ्थ कार्बन है यहाँ पे, तो ये एक राइबोस शुगर है, बट उसका फिफ्थ ऐसे बाहर है, रिंग के अंदर नहीं। रिंग के अंदर 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इसके लिए ये एक फ्यूरानोज रिंग हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन है, वो 6 कार्बन शुगर, ठीक है वो 6 कार्बन शुगर, बट उसका जो 6 कार्बन है वो कहाँ पे बेटा, यस 5 से ऊपर, मतलब रिंग के अंदर नहीं। रिंग के अंदर क्या है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। जब रिंग के अंदर देखना है, नॉट टोटल, रिंग के अंदर अगर 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है और वो एक हेक्सागोन है, तो क्या होगा बेटा, वो पायरानोज। और रिंग के अंदर अगर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो वो कौन सा होगा बेटा, यस वो हो जाएगा तुम्हारा फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। सो पायरानोज एंड फ्यूरानोज, ये कुछ टर्म्स है जो एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट रहते हैं। हेक्सोज शुगर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेक्सोज। राइबोज तुम वापस से मॉलिक्यूलर वगैरह में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे, बट हेक्सोज शुगर अच्छे से देखो। तो कुछ अगेन कुछ एमसीक्यूज है कि फ्रक्टोज जो तुम्हारा शुगर है, दिस इज अगेन अ मोनोसैकेराइड। ये स्वीटेस्ट है, इसको बोलेंगे फ्रूट शुगर, एक्सेप्ट ग्रेप, नेक्टर, हनी, इसमें भी फ्रक्टोज है। ग्लूकोज ब्लड शुगर एंड कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब ग्लूकोज को ही तुम यूटिलाइज कर रहे हो फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, है ना, बार बार वो फॉर्मूला कर रहे हो। ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर और कॉर्न शुगर। अब 2 टर्म्स और है एनसीईआरटी में बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर अच्छे से और डिटेल में पढ़ते रहेंगे, बट एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझ लेना कि ये क्या होता है। रिड्यूस शुगर में तुम्हारे पास, रिड्यूसिंग शुगर में एक फ्री अल्डिहाइड या एक फ्री कीटो ग्रुप रहेगा टू फॉर्म अ बॉन्ड फर्दर, ओके। और एक बाय डेफिनेशन ऐसा है कि वो क्यूप्रिक आयंस जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको क्यूप्रस में कन्वर्ट कर सकता है, दैट्स योर रिड्यूसिंग शुगर। उसका उल्टा कैन नॉट रिड्यूस, वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग, और यहाँ पे कोई भी फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं रहेगा, ये बाय डेफिनेशन। अब इसको हमें समझना पड़ेगा अच्छे से, कैसे समझेंगे पहले, तो हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हम ग्लूकोज की एग्जाम्पल लेंगे, फ्रक्टोज की, माल्टोज की, लैक्टोज की, इसकी एग्जाम्पल लेंगे, सुक्रोज की एग्जाम्पल लेंगे, और हर एक एग्जाम्पल से हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है। ऑलिगोसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड यूनिट है, बट 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड। तो इसका मतलब ये ट्रेन छोटी वाली ट्रेन है, टॉय ट्रेन टाइप है, ठीक है, बस चल रही है टॉय ट्रेन। सो यू हैव 1 डिब्बा 2 डिब्बा, या फिर 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, या फिर 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा से लेके 9 डिब्बे तक, बस। ओलिगो का मीनिंग होता है बेटा फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू, एंड फ्यू सैक्राइड्स मतलब बहुत कम मोनोसैक्राइड्स यूनिट से बनता है। सो मोनोसैक्राइड्स जो है उसका फॉर्मूला है CnH2nOn, और यहाँ पे जो C है या N है, वो कार्बन कितने हो सकते हैं, 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक, ठीक है। अब ये एक मोनोसैक्राइड, ऐसा एक मोनोसैक्राइड सपोज 3 कार्बन वाला एक है, उसके बाजू में और एक 3 कार्बन वाला और एक 3 कार्बन वाला, ऐसे कितने 9 तक है, तो उसको हम ओलिगो, मतलब 10 तक है सपोज, तो उसको ओलिगो बोलते हैं, लेस देन 10, ओके। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड, सपोज 2 मोनोसैक्राइड है, 2, ठीक है, यू हैव एक मोनोसैक्राइड एंड एक और मोनोसैक्राइड, ओके, मोनो मोनो, तो इसको तुम क्या बोलोगे, डाई। वैसे 3 होंगे तो ट्राई,
4 होंगे तो टेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुम्हें याद रखना है ये रैफिनोज, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज से जो बना है रैफिनोज। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है, सो अब माल्टोज देखेंगे, सुक्रोज देखेंगे, लैक्टोज देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि मैंने क्या बोला, ट्रेन का डिब्बा और उसका एक बॉन्ड, हम लोग एक बॉन्ड के बारे में भी करने वाले हैं। तो जब दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे, जैसे दो अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे थे, वैसे दो मोनोसैकेराइड मिलके क्या बनाएंगे बेटा, यस वो बनाएंगे एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगेन सेम चीज होने वाली है, तुम्हारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक फ्रक्टोज है। सो देखना है, याद रखना, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड जो बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। किससे बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ठीक है, अब यहां पे ऑब्जर्व करो, ये इसका, ये फर्स्ट कार्बन है और ये 6 कार्बन है। पहले कार्बन पे ग्लूकोज के अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं ग्लूकोज का पहले एक सीधा वाला स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। ठीक है, ग्लूकोज ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं लेबल कर देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि बाकी सारा तो ठीक है, HOH 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 लगते जाएगा, यहाँ पे H लगते जाएगा। फर्स्ट कार्बन पे तुम्हारा है CHO ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है ये है तुम्हारा अल्डिहाइड। इसके लिए एक अल्डोज शुगर या अल्डिहाइड शुगर है ये ग्लूकोज। ठीक है, अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो अगेन 6 कार्बन है, वो हेक्सोज शुगर है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो अब करते हैं वहां पे, है ना। सो एक है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेबलिंग कर दी। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे बेटा कीटो ग्रुप रहता है। सो दिस C डबल बॉन्ड O, दिस इज विच ग्रुप बेटा, योर कीटो ग्रुप। अब ये रिंग फॉर्म में आ गया, तो इसका सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है, तो बेटा दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये दोनों के बीच में बन रही है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिससे बनता है तुम्हारा सुक्रोज। ठीक है, तो बॉन्ड मैंने क्या बोला था, हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो बेटा तुम्हें क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि इसका OH और इसका H, ये निकल के क्या वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। कैन यू सी दिस? ओके, तो और अगर तुम्हें क्लियरली देखना है तो यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है। ओके, यहाँ पे माल्टोज का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। ओके, सो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे बॉन्ड बन रहा है, करेक्ट। सो this first carbon and your second carbon, can you see this? फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में तुम्हारा बन रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में तुम्हारा क्या बन रहा है बेटा, यस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, अभी फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप था, वो भी फ्री नहीं रहा, और सेकेंड कार्बन पे जो कीटोन ग्रुप था वो भी फ्री नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों भी फ्री नहीं रहे हैं अभी, तो इसके लिए देयर इज नो फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट इन सुक्रोज। ग्लूकोज में है, फ्रक्टोज में है, ठीक है, बट सुक्रोज में जो है वो तुम्हारा क्या है, कोई भी फ्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है, या फ्री तुम्हारा फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि वहां पे फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए सुक्रोज तुम्हारा क्या बन गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने, हाँ ये रहा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है एग्जाम्पल, सुक्रोज। ठीक है, बाकी जो जितने भी तुम्हारे इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स है, ओके, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सारे क्या है तुम्हारे रिड्यूसिंग, क्योंकि उसमें एक फ्री ग्रुप है। माल्टोज फिर से एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज फिर से एक डाइसैकेराइड है, बट वो क्या डाइसैकेराइड है बेटा, यस वो एक रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है। ये समझ आ गया सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इधर फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। सो माल्टोज इज गोइंग टू बी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि वो डाइसैकेराइड है, तो दो मोनोसैकेराइड कौन से वाले, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलके बनाते हैं माल्टोज। अब ये जो फर्स्ट कार्बन बॉन्डिंग किस में हो रही है बेटा, देखो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में, तो इधर वाला फर्स्ट जो है वो फ्री है, इसके लिए उसको हमने क्या बोल दिया, रिड्यूसिंग एंड। यहाँ पे फ्री नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया, तो एज सच ये माल्टोज शुगर क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग।
सेम गोज फॉर लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ये देखो तुम्हारी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज की, तुम गो थ्रू कर सकते हो नोट्स में जब भी तुम डाउनलोड करोगे अच्छे से, मतलब बहुत सारी डिटेल्स है, ठीक है। सो सेम चीज मैंने यहाँ पे जो पढ़ा है वही मेंशन किया है। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर, केन से मिल रहा है इसलिए केन शुगर, ये सारी चीजें बायट करनी है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्डिहाइड शुगर, एक कीटोन शुगर, दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है, बट जब सुक्रोज बनता है वो तो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है। आई होप ये अभी समझ आ रहा है। माल्टोज मॉल्टेड ग्रेन्स या बार्ली से बन रहा है, सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग दोनों भी रिड्यूसिंग शुगर है, बट यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन जो तुम्हारा फ्री है वहां पे तुम्हारा रिड्यूसिंग एंड है, क्योंकि वहां पे एक फ्री अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये तुम्हारा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है, तो माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। ठीक है, माल्टोज एक क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। यस, सो नेक्स्ट इज योर लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर को तुम मिल्क शुगर भी बोलते हो, और ये जो मिल्क शुगर है, ये जो मिल्क शुगर या लैक्टोज, ये जो भी तुम्हारे नाम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे माल्टोज को माल्ट शुगर, केन शुगर इज योर यस सुक्रोज, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेचुरली मिल्क में दिखेगा, और सोरिंग ऑफ मिल्क इज बिकॉज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, वो याद रहा तो गुड। ये बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। बेटा दोनों ही 6 कार्बन शुगर है, दोनों ही एक अल्डिहाइड शुगर है। सेम चीज हो रही है बेटा यहाँ पे भी के 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उधर, एंड ये जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसकी वजह से वापस से फर्स्ट कार्बन फ्री हो जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाएगा, इसके लिए भी ये क्या बोला जाता है बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सो फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अगर है तो रिड्यूसिंग, अगर नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। ये वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ओके, पॉलीसैकेराइड्स वाला जो पैराग्राफ है उसमें उन लोग ने मेंशन किया है समवेयर हियर। सी, right end is called as reducing and your left end is called as non-reducing usually. So right side first carbon free है, जैसे कि N terminal C terminal प्रोटीन में था, वैसे यहाँ पे right and left. So right is your reducing and left is your non-reducing. ठीक है, चलो let's move further. Polysaccharides. पॉलीसैक्राइड्स आई टोल्ड यू, मोनोसैक्राइड्स मिलके तुम्हारे क्या बनाएंगे? पॉलीसैक्राइड्स। सो पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसैक्राइड्स, इनको ग्लाइकन्स भी बोला गया। इनकी राइट साइड रिड्यूसिंग है, लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग है, लॉन्ग चेन है। अगर सेम मोनोमर देन यू कॉल इट एज होमोपॉलीसैक्राइड। सो ओनली ग्लूकोज से बना है तुम्हारा सेल्यूलोज। different monomers you call it as heteropolysaccharide, and उसके एग्जांपल्स हैं अगार एंड पेप्टिडोग्लाइकन। अगर वो स्टोरेज फॉर्म में है, जो सबसे ज्यादा तुम्हें पता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब स्टोरेज का काम कर रहे हैं, सो यू कॉल इट एज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। और अ पॉलीसैकेराइड अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यू कॉल इट एज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, जैसे चिटिन भी हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ये स्टार्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। इसके लिए उसके बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से याद रखना है इसको कि वो एक होमोपॉलीसैकेराइड है, प्लांट्स का एक स्टोरेज फॉर्म है। ये चीज ना जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ ये तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये भी मैं बता देती हूँ। ये वाला जो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, और एक प्रॉपरली वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टार्च के बारे में। सो स्टार्च फॉर्म्स द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, वाई दे आर सेइंग दैट I2 जो है वो ब्लू कलर कहाँ क्यों दे रहा है वो ब्लू कलर, ठीक है, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए वेरी नाइसली। सी ना, स्टार्च होता है बेटा ये 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है तुम्हारा यस बेटा अमाइलोस, और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब अमाइलोस से 20 से 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 70 से 80% अमाइलोपेक्टिन कॉन्ट्रीब्यूट। सिंपल है, ऐसा एक लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोस का है, जिसमें you have around 200 to 2000 or 200 to 1000 whatever is correct। ओके, ग्लूकोज यूनिट्स हैं 2000 से 2 lakhs तक अगर ग्लूकोज यूनिट है, ब्रांच्ड है, ओके, देन दैट इज विच स्ट्रक्चर योर अमाइलोपेक्टिन, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये दोनों मिला के तुम्हारे बन जाते हैं स्टार्च का स्ट्रक्चर। अब ये जो स्क्रिवाइसिस है ना यहाँ पे, इधर
यहाँ पे आयोडीन जब तुम डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन तो वो यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से तुम्हें एक ब्लू और ब्लैक कलर मिलता है विद आयोडीन सॉल्यूशन, क्योंकि आयोडीन उधर चला जाता है, ठीक है, एंटेंगल हो जाता है उस हेलिक्स में, जबकि यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन के साथ तुम्हें एक रेड एंड वायलेट कलर मिलेगा। ओके, सो क्या पता रहना चाहिए तुम्हें कि this can be even 200 to 2000, that's okay. So 200 to 1000, 200 to 2000, एंड वो जो अमाइलोपेक्टिन है वो 2000 से 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स तक जा सकता है। एक लिनियर है, एक ब्रांच्ड है, जो स्ट्रेट है वहाँ पे 1,4 होंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बट अगर तुम देखोगे ये जो अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो यहाँ जहाँ ब्रांचिंग हो रही है सिर्फ ये देखो स्ट्रेट 1,4 से बॉन्डिंग है, बट जहाँ ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पे तुम्हें अगर दिखाई दे रहा है तो दैट वुड बी समथिंग अराउंड लाइक 1,6, तुम्हें यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखेगा। सो दिस इज योर 6th कार्बन एंड यहाँ पे 1st कार्बन, सो दिस इज हाउ योर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा ब्रांचिंग के वहाँ पे, जो जहाँ स्ट्रेट है फिर से वहाँ पे 1,4 हो जाएगा, तो जहाँ सिर्फ ब्रांच हो रहा है वहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर में तो सारे 1,4 जो हमने किए हैं ऑलरेडी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। नाउ दूसरा जो स्टोरेज फॉर्म है वो है ग्लाइकोजन, बेटा सेम स्ट्रक्चर है, बट सिर्फ इतना फर्क है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड है, ये बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, बाकी केमिकली उसका कॉम्पोजिशन सेम है, बट ये बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है। सो आई कैन से दैट अमाइलोपेक्टिन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसलिए रेडिश कलर दे रहा है वो। ओके, स्टोर्ड इन लिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होमो है, पॉलीसैक्राइड है, होमोपॉलीसैक्राइड क्योंकि एक ही यूनिट से बना है। सो ग्लाइकोजन भी किससे बना है बेटा, इफ यू सी इट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट्स एन अगेन एन होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स, ये वापस एमसीक्यू, हमेशा स्टार्च और ग्लाइकोजन बहुत बेसिक है, फिर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि स्टार्च इज इन प्लांट्स बेटा एंड ग्लाइकोजन इज इन एनिमल्स। ओके, नाउ सी इट गिव्स रेडिश कलर विथ आयोडीन। ओके, चिटिन ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बना देता है, स्ट्रक्चर का पॉलीसैकेराइड है ये, इट इज गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर। ये भी एक होमोपॉलीमर है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, काफी जगह पे तुम इसको एज एन हेट्रोपॉलीमर देखोगे, बट तुम्हारी एनसीईआरटी अगेन मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा वो बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कहाँ दिया, ये सी देखो, इफ यू गो टू दिस पॉलीसैकेराइड वाला जो ग्लाइकोजन का जो डायग्राम है उसके बाद वाला, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है, वो हम लोग करेंगे अभी। पेपर जो बना है वो भी सेल्यूलोज से बनता है क्योंकि वो प्लांट के एक एक्सट्रैक्ट से बन रहा है। फिर एक और चीज यहाँ पे मेंशन है, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमाइनो शुगर्स होते हैं, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज अमाइन, इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर, एंड एन एसिटाइल ग्लाइलेटोजामाइन, इस मतलब इस ये जोड़ के भी एक पॉलीमर बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सोस्केलेटन, इफ यू रिमेंबर कॉकरोच का जो स्केलेटन हमने पढ़ा था वाज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। अब देखो यहाँ पे मेंशन है, मोस्टली दे आर होमोपॉलीमर्स, ये जो चीज है ना ये याद रख लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मोस्टली दे आर होमोपॉलीमर्स, so stick to it. Okay, so that's they are what mostly homopolymers as mentioned. सॉफ्ट एंड लेदरी होंगे, ये एक स्ट्रक्चर बना रहे इसलिए स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड, दिस इज जस्ट फॉर यू टू रिमाइंड कि हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, ये जो स्केलेटन है इसका इट्स मेड अप ऑफ काइटिन। फंगाई की भी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सो यहाँ पे ये एमसीक्यूज आएंगे, ये एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काइटिन के बारे में, ठीक है। अब देखो सेल्यूलोज अगेन इट इज अ स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे वो, यस सेल वॉल इन प्लांट्स, some fungi and some protist. So very important, it is a structure, again a homopolymer of glucose, it is more of thread like than that of branching and that's why it's a fibrous. Okay, जो ट्यूनिसिन, जो ट्यूनिक का जो कवरिंग होती है जो तुमने देखी हुई है इसमें यूरोकॉर्डिट्स में भी हमने पढ़ा है, सो दैट इज योर सेल्यूलोज, देन इट विल हैव स्ट्रेट 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, then there is in humans this cellulose is acting like a roughage because you are not able to digest, है ना, हम सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट करते, बिकॉज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहे हम सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है,
कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है बेटा, अमाइलेज है। और ये अमाइलेज जो इस सेल्यूलोज में जो बॉन्ड बनी है, मतलब ग्लूकोज के बाजू में ग्लूकोज के बाजू में ग्लूकोज के बाजू में ग्लूकोज, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनी होती है। और ये जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसको अमाइलेज ब्रेक नहीं कर पाता सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर को। अमाइलेज हमारा एंजाइम है टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप ये तुम्हें पता है, फिर भी लिख देती हूँ, एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्ब्स। सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ना हमारे पास। सो बट ये हमारे लिए रफेज की तरह काम करता है। रफेज मतलब इट इज गोइंग टू गिव सम फुलफिलनेस, और स्टमक को तुम्हारे फिल रखता है वो एक्टिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फाइबर्स ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गुड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ योर डाइजेशन ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये प्रॉपर डिस्पोज ऑफ वेस्टेज के लिए भी, एक्सक्रीशन थ्रू एनस के लिए, डिस्पोज इजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, इट इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी। सो रफेज फॉर फंक्शनल फिटनेस ऑफ द डाइजेस्ट, फंक्शनल मतलब फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। तो कौन इसको डाइजेस्ट करता है? काउज फिर पूरा टाइम प्लांट्स करके चबाते रहते हैं, तो कौन डाइजेस्ट कर रहा है? सो स्टमक, इनको बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। जो काउज एंड बफेलोज होते हैं इनको बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। उनके अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो र्यूमिनिकोकस होते हैं, जो एंजाइम रिलीज करते हैं सेल्यूलेज, एंड वो उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, नोट्स तुम्हारे पास आने वाले बेटा। सो ये नोट्स के मतलब लिखने के इसमें फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी बुक सामने लेके बैठोगे तो भी समझ जाएगा, या फिर रफ में कुछ नोट्स लिख लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड फिर तुम लोग बेटा इसको फ्री में डाउनलोड कर पाने वाले हो इन टेलीग्राम चैनल। तो आराम से वापस से चाहिए तो नोट्स डाउनलोड कर लो, फिर से एक बार वीडियो देख लो, एंड थिंग्स आर जस्ट सॉर्टेड। ओके, एंड एनसीईआरटी से जो भी चीज चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर दो। ये एनसीईआरटी लाइन जो अभी हमने किया पेपर के बारे में, इन्यूलिन इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। वो एक फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर है। सो फ्रक्टोज 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 मिलके बनाता है इन्यूलिन। अगेन इट इज अ स्टोरेज फॉर्म। डायलिया रूट्स, डायलिया रूट्स इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, उसमें तुम्हें मिलेगा ये स्टोर्ड फॉर्म में। Inulin is again not metabolized in the body, readily filtered, and thus it is used to check the kidney function. Okay, because वो filter हो जाता है, so you can just check कि inulin is, it's not metabolized. You will just see whether inulin is there, not there accordingly. Okay, now see. You have one type of polysaccharide which you call it as muco. Again, mucopolysaccharide is a polysaccharide which is having a very shiny slimy type of texture. और ये तुम्हें mucopolysaccharides, you will see it in bacteria. Muco is like, you know, it's just remember it with mucus. सो एकदम शाइनी, लुब्रिकेशन के लिए बैक्टीरिया के सेल वॉल्स में दिखेगा, ब्लू ग्रीन एल्गे के सेल वॉल में दिखेगा। सो जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट, सो इमीडिएटली तुम्हें वो याद आ जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ओके, नेक्स्ट गोइंग ऑन टू न्यूक्लिक एसिड्स। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, एक बार ना तुम्हें पूरी मैपिंग एक बार करा देते हैं ना, एक बार रिवाइज करना जरूरी है। सो हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एक पॉलीमर है, और ये पॉलीमर का जो मोनोमर है, वो मोनोमर कौन है बेटा, जस्ट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, मोनोसैक्राइड्स। अब ये जो मोनोसैक्राइड्स है इनकी फॉर्मूला है CnH2nOn, और ये जो कार्बन है वो 3 भी हो सकते हैं, 3 to 7 कार्बन तक जा सकते हैं। मतलब जो है ना CN, तो ये C3 हो सकता है, C4, C5, C6। सो अकॉर्डिंगली तुमने उसके नाम दे दिए। अगर सपोज मोनो प्लस मोनो है, मतलब ऑलिगोसैक्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा, तो ऑलिगोसैक्राइड्स जो है वो क्या है, 2 to 9 मोनोसैक्राइड यूनिट है। तो सपोज मोनो प्लस मोनो है तो हम उसको बोलेंगे डाई, सपोज मोनो प्लस मोनो प्लस मोनो है तो ट्राई। सो वैसे हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जब एक पॉलीमर बन जाएगा तो ये जो पॉलीसैक्राइड है, ये पॉलीसैक्राइड 2 टाइप के हो सकते हैं, या हो सकते हैं होमो या हो सकते हैं हेट्रो। हमने सारे होमो के डिटेल एग्जाम्पल्स किए, जैसे कि
इन्यूलिन किसका होमोपॉलीमर है, तो फ्रक्टोज का। सेल्यूलोज किसका होमोपॉलीमर है, तो ग्लूकोज का। और ये एक लीनियर फॉर्म में या फाइब्रस स्ट्रक्चर है। जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच्ड है एज कम्पेयर टू स्टार्च। स्टार्च में दो कंपोनेंट्स है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। सो हमने हर एक होमोपॉलीमर किया। फिर छोटे 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 लाइंस थे इन बिटवीन के। ये जो एनसीईआरटी की जो लाइंस है, ये पैराग्राफ की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके ये ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, ये छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देना। इनकरेक्ट करेक्ट में इसके साथ थोड़ा वर्ड प्ले भी हो गया ना तो तुम रॉन्ग चले जाओगे, ठीक है। ओके दिस इज द कार्बोहाइड्रेट्स का। नाउ लेट अस स्टार्ट विद न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दिस इज, सो हमने प्रोटीन किया, लिपिड्स किया, कार्बोहाइड्रेट्स किया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, ये नाम सुन के तुम्हें क्या याद आएगा, डीएनए, आरएनए, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी एक पॉलीमर्स है जो बने हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इनके मोनोमर के जो यूनिट्स है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स। सो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बट ये एक न्यूक्लियोटाइड के भी तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो ये न्यूक्लियोटाइड के क्या कंपोनेंट्स है, एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर। पेंटोस मतलब बेटा 5 कार्बन वाली शुगर, मोनोसैकेराइड, याद आया। दूसरा है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सो तीन कंपोनेंट्स है, एक है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है तुम्हारा यस पेंटोस शुगर, एंड तीसरा है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये तीन जब मिलते हैं तो बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड्स। समझा मैं क्या बोल रही हूँ। सो यू हैव न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो किससे बना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से। और एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अगर दो साइकिल्स है या दो साइक्लिक रिंग्स है तो तुम उसको बोलोगे प्यूरिन्स। ओके सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन पिरामिडिन इज एनसीईआरटी लैंग्वेज। और अगर सपोज एक रिंग स्ट्रक्चर है उसको बोलोगे पिरामिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स के दो टाइप्स हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरामिडिन्स के तीन टाइप्स है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। राइबोस शुगर अगर आरएनए में है तो राइबोस होगी, और अगर डीएनए में है तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर। फॉस्फेट ग्रुप इज इन द फॉर्म ऑफ H3PO4 which you call it as phosphoric acid। अब देखते हैं कि ये पहले ये तीनों कैसे मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, वो ज्यादा जानना जरूरी है एज कंपेयर टू दैट न्यूक्लियोटाइड वो थोड़ा इजी है। बट ये पहले ये तीनों कैसे बन रहे, सो बहुत ही अच्छे से इसको करते हैं। न्यूक्लियोसाइड एक टर्मिनोलॉजी है जो पता होनी चाहिए। जब सिर्फ बेस और शुगर है, मतलब जब फॉस्फेट नहीं है, तो उस स्ट्रक्चर को तुम बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। अब मान लो सपोज ये भी तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, बट मैंने उसको प्रॉपर चार्ट फॉर्म में तुम्हें बता रही हूँ, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। देखो अगर सपोज नाइट्रोजनस बेस तुम्हारा एडेनिन है, ठीक है, शुगर राइबोस है। राइबोस शुगर किस में रहेगा बेटा, एक चीज याद रखना, मैं वापस चाहिए तो यहाँ लिख देती हूँ कि पेंटोस जो है राइबोस शुगर तुम्हारा रहेगा आरएनए में, विच इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सी राइबोस शुगर क्या रहेगा, यस डीएनए में। क्योंकि तुम सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल देते हो, राइबोस का ही स्ट्रक्चर है बट राइबोस 5 कार्बन है, उसमें से तुम सेकेंड कार्बन में से ऑक्सीजन को निकाल देते हो, इसलिए उसको तुमने डीऑक्सी बोल दिया। तो ये डीएनए की शुगर है, ठीक है। अब मान लो कि एडेनिन है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर राइबोस है, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। जैसे ही तुम उसको फॉस्फेट अटैच कर दोगे वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, उसको बोलोगे एडिनाइलिक एसिड। वैसे ही ग्वानिन, अगर सपोज एडेनिन है और डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो वो डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। ग्वानिन होगा तो राइबोस शुगर रहेगा, तो ग्वानोसिन इज न्यूक्लियोसाइड एंड ग्वानोलिक एसिड इज योर न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ऐड करके। सिमिलरली गोज विथ साइटोसिन, सिमिलरली गोज विथ थाइमिन। थाइमिन बेटा क्यों मैंने यहाँ पे डीऑक्सी लिखा, यूरासिल में राइबो। एक चीज याद रखना कि डीएनए में, ओके तुम्हारा जो डीएनए है उसमें ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन।
यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, और थाइमिन की जगह पे आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 3 कॉमन है और यहाँ पे यूरासिल रहेगा। सो देखो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के हैं। डीएनए विच इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए विच इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों ही अपने अपने मोनोमर से बने, न्यूक्लियोटाइड 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 डीएनए, न्यूक्लियोटाइड 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 आरएनए। फर्क क्या है, जो पेंटोस शुगर है वो आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोज रहेगा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज का पेंटोस शुगर रहेगा। नाइट्रोजनस बेस एक फर्क है, जो पिरिमिडिन है वो यहाँ पे तुम्हारा थाइमीन, डीएनए में क्या है थाइमीन, जो रिप्लेस हो गया है यूरासिल से इन आरएनए। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर तुम यहाँ देखोगे तो थाइमीन में मैंने डीऑक्सीराइबोज लिखा है क्योंकि वो राइबोज में नहीं होगा, बिकॉज इट्स ओनली अ कंपोनेंट ऑफ योर डीएनए। ठीक है, थाइमिडीन एंड देन यू हैव इज डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। ये क्योंकि ये पिरिमिडिन है तो इसके पीछे डिन डिन लगेगा। ठीक है, डिन 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 डिन, अंडरस्टूड। सो पिरिमिडिन के एंड में सफिक्स में डिन लग रहा है। ओके, नाउ सी, सो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, दोनों ही अपने अपने न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज मैंने तुम्हें जो कहा है वो याद रखना है तुम्हें कि इसकी जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोस, किसकी, डीएनए की, और आरएनए की जो शुगर है वो है बेटा राइबोस शुगर। ठीक है, इस राइबोस की अगर तुम सेकेंड कार्बन में यहाँ पे OH है और यहाँ पे सिर्फ H है, तो हमने सेकेंड कार्बन से क्या किया बेटा, O को निकाल दिया। इसकी वजह से दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन। सो सेकेंड कार्बन से हमने O को निकाल दिया, इसके लिए उसको हमने बोल दिया डी ऑक्सी और इधर 2 ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, अच्छे से इस चार्ट को दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, अच्छे से उसको बैट कर लो, बहुत सारे एमसीक्यू सॉर्टेड है यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हें मॉलिक्यूलर जो तुम करोगे, जेनेटिक्स करोगे जब भी 12th स्टैंडर्ड का, उस चैप्टर के तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, नाउ सी, न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, तो बेटा ये तुम्हारी हो गई शुगर, ये हो गई पेंटोस शुगर, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन से बनी है। ओके, उसके साथ ये जो 5th कार्बन है उसको अटैच होता है फॉस्फेट और ये बनाता है ऐसे एस्टर बॉन्ड। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के एस्टर बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे लगती है नाइट्रोजनस बॉन्ड, हमेशा याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये कौन से कार्बन एटम को लग रहा है, फर्स्ट कार्बन एटम। तो समझ आ रहा है तुम्हें, 5th कार्बन मतलब तुम्हारा जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर के 1st कार्बन को कौन अटैच होता है, नाइट्रोजनस बेस, और ये बॉन्ड कौन सी लगती है, ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, 5th कार्बन, राइबोस के 5th कार्बन को क्या अटैच हो रहा है, 5th कार्बन को, यस, तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, फॉस्फेट। और यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, एस्टर बॉन्ड। तो ये तुम्हारे, ये सारे जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये तुम्हारे एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ जाता है। सो शुगर 1st कार्बन से, पेंटो शुगर 1st कार्बन नाइट्रोजनस बेस, 5th कार्बन पे फॉस्फेट, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, 1st कार्बन से जो नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है दैट इज विद दी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और जो 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा, यस, एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, सो दिस बॉन्ड, सो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, सो यू कैन सी दैट 2 न्यूक्लियोटाइड्स है, करेक्ट। तो यू हैव एन एस्टर बॉन्ड हियर, यू हैव एन एस्टर बॉन्ड हियर, और नीचे भी वो एक एस्टर बॉन्ड से अटैच हो जाता है। सो यू कैन सी एक एस्टर बॉन्ड है यहाँ पे 5th कार्बन पे, 1st कार्बन से तुम्हारा नाइट्रोजन अटैच हो रहा है, ये कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, सो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से भी कैसे अटैच है, एस्टर बॉन्ड से। इसलिए जब हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कौन से बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड में एक बॉन्ड है। सो ये 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर हो जाता है। 5th कार्बन पे इधर अटैच है फॉस्फेट, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन में। इन डिटेल मॉलिक्यूलर में ये चीज करोगे तुम। ठीक है, सो देयर इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड के अंदर देयर इज अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एंड न्यूक्लियोटाइड जब लग रहे हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है,
सो दिस कंप्लीट्स योर न्यूक्लिक एसिड्स बेटा ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. पहले ना वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी था बायोमोलिक्यूल्स में, बट ये चीज हम मॉलिक्यूलर में अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि प्रॉपर डिटेल में, तब ये पार्ट उधर कवर हो जाएगा. इनफैक्ट न्यू टेक्स्ट बुक से तो आई थिंक वो पैराग्राफ भी ये कर दिया है, हटा दिया है, बट हम लोग इसमें मॉलिक्यूलर में तो एज सच हम वो पार्ट कवर करने वाले, सो दैट इज नॉट अवर कंसर्न. ठीक है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करके एक छोटा टॉपिक है, एंड ये इतना कुछ मतलब समझने जैसा नहीं है. उसकी लैंग्वेज अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज में समझ लो. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं कि जिसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है, बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब इसके बगैर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नॉर्मल पॉसिबल ही नहीं है. तो ये कौन से हो जाएंगे बेटा बाय डिफॉल्ट? अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, डीएनए, लिपिड्स. ठीक है, जो हमने पढ़े अभी. सेकेंडरी वो है जो डिराइव होते हैं प्राइमरी से और लाइफ सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनी हाउ वो ह्यूमंस को बहुत अलग अलग तरीके से यूजफुल हो जाते हैं. ठीक है. जैसे कि यू विल हैव दिस यू नो दिस पिगमेंट्स लाइक रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंस, ये सारी चीज़ें ह्यूमन वेलफेयर के लिए. कुछ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स से तुम एक्सट्रिक्ट करते हो लाइक माइक्रोबियल सेल्स से, फंगल सेल्स से. सो यू हैव दीज अल्कलॉइड्स, फ्लेवोलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स. ये अब ये वाली जो चार्ट है ये बाय हार्ट कर लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट इग्नोर दीज चार्ट्स विच इज गिवन. ओके, पढ़ लो इसको अच्छे से. फाइन. सो यूजुअली व्हाट वी डू इज कि हम वन शॉट के बाद एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते ही है, बट क्योंकि अभी ये बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वाला पार्ट है. इसके बाद हम एंजाइम्स वाला पार्ट करेंगे, एंड एंजाइम्स के पार्ट में दोनों ही एमसीक्यूज कवर होंगे. कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स के भी एमसीक्यूज कवर होंगे और एंजाइम्स के भी. तो तब तुम्हें ये पढ़ के भी आना है, सो दैट यू नो ये पढ़ के आके फिर तुम्हें वो लेक्चर देखना है एंजाइम्स का, ताकि तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सको. ठीक है. तो ये वीडियो वापस से तभी रिवाइज के लिए देख लेना. नोट्स मैंने आज जैसे बोला वैसे तुम्हें डाउनलोड करने मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. ठीक है. और एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, इसके और थोड़े जो भी मार्किंग्स जो मैंने पढ़ा है, ये मार्किंग्स के साथ तुम्हें वापस वहां पे ही डाउनलोड करने मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली मैं एमसीक्यूज विथ नोट्स तुरंत ही अपलोड कर दूंगी. जो तुम एमसीक्यूज टेलीग्राम चैनल पे जो सॉल्व करते हो वो मैं वहीं के वहीं अपलोड कर दूंगी. तो तुम्हारा एक बेसिक नॉलेज टेस्टिंग हो जाएगा. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग एंजाइम्स के बाद पूरे चैप्टर का एक साथ डिस्कस कर लेंगे. Okay, so thank you everyone. Okay, have a great day and keep studying.